थैंक यू। थैंक यू रचिता। आ, जैसे रचिता ने बोला, आज का ये हमारा तीसरा सेशन है जिसपे हम आप लोगों के साथ जुड़े हैं, कुछ मजेदार बातें करने के लिए, कुछ जरूरी जानकारी लेने के लिए और एक दूसरे के साथ एक जिसे बोलते हैं यूजफुल समय बिताने के लिए। तो आप सभी का स्वागत है। आप में से कुछ लोग मुझे ऑलरेडी जानते हैं, लेकिन फिर भी एक बार अपना परिचय इंट्रोडक्शन देना चाहती हूँ। मेरा नाम है आरती और मैं लव मैटर्स इंडिया और टीन बुक इंडिया नाम की दो सर्विसेज की हेड हूँ। अब आप बोलेंगे कि लव मैटर्स इंडिया या टीन बुक इंडिया क्या करता है। तो लव मैटर्स इंडिया इंडिया की सबसे बड़ी सेवा है जो यंग लोगों की जरूरत के हिसाब से उन्हें लव, सेक्स और रिलेशनशिप्स पे जानकारी देती है। ये जानकारी आप हमारी वेबसाइट lovematters.in या फिर हमारे फेसबुक या इंस्टाग्राम पेज से जुड़कर ले सकते हैं। हमने इन्हीं सभी मुद्दों पे, लव, सेक्स, रिलेशनशिप पे बहुत अच्छे इंटरेस्टिंग वीडियोस भी बनाए हैं जो आप हमारे यूट्यूब चैनल पे भी देख सकते हैं। साथ ही अगर आप में से इनमें से किसी भी टॉपिक पे कोई भी पर्सनल सवाल है तो आप हमारे फेसबुक या इंस्टाग्राम के इनबॉक्स पे जाके सवाल पूछ सकते हैं। हम उन सवालों के वन टू वन जवाब भी देते हैं। तो ये हो गया लव मैटर्स इंडिया जो 18 प्लस के लिए सेवा है। 18 साल से कम लोगों के लिए हमारी नई सेवा है टीन बुक, जो कि अडोलेसेंट्स या किशोरों के लिए है। इनमें भी हम सभी मुद्दों पे बात करते हैं, लेकिन टीनेजर्स की समझ और टीनेजर्स की जरूरत के हिसाब से। यहाँ पे भी हमारी teenbuck.in नाम की एक वेबसाइट है जो इंग्लिश और हिंदी दोनों में है। और टीन बुक के यूट्यूब चैनल पे भी और इंस्टाग्राम पे भी हमने बहुत सारा मजेदार कंटेंट बनाया है टीनेजर्स के लिए। तो अगर आप में से कोई टीनेजर्स हैं तो teenbook.in और टीन बुक इंडिया को जरूर ज्वाइन करिएगा। तो चलिए अब ये बात करते हैं कि आज हम लोग यहाँ इकट्ठा क्यों हुए हैं। तो जैसा कि रचिता ने कहा, 28 में यानी कल है मेंस्ट्रुअल हाइजीन डे। ये एक इंटरनेशनली या बोले पूरे दुनिया में मनाए जाने वाला एक दिन है जिस दिन हम मेंस्ट्रुएशन या पीरियड्स या माहवारी के बारे में खुलकर बात करते हैं और माहवारी से जुड़े हर सवालों के जवाब देने की कोशिश करते हैं और माहवारी को छुपे ढके शर्म वाले मुद्दे से बाहर निकाल के एक नॉर्मल जिंदगी का हिस्सा बनाने की कोशिश करते हैं। अब इसके लिए आज हम लोग भी इकट्ठा हुए हैं। तो क्या करेंगे? डरिए नहीं, कोई बोरिंग लेक्चर नहीं देंगे, कोई ऐसा चीज नहीं होगा जो आपको बहुत भारी या बोरिंग लगे। आज पहले तो हम कुछ खेल खेलेंगे, कुछ बातचीत करेंगे और फिर आपके सवालों के जवाब देंगे। और आज हमारी बातचीत के लिए और आपके सवालों के लिए हमारे साथ स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स जुड़े हैं जो कि इस मुद्दे पे बहुत जानकारी रखते हैं, बहुत एक्सपीरियंस है। हमारे साथ निवारणा, जैसे रचिता ने बताया था, निवारणा नाम की संस्था से दो डॉक्टर्स जुड़े हैं। पहले हैं डॉक्टर लिली वर्गीस। डॉक्टर लिली वर्गीस क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज वेल्लोर में सीनियर गायनेकोलॉजिस्ट और ऑब्स्टेट्रिशियन है और वो वहां पे प्रोफेसर भी हैं। और साथ ही में हमारे साथ डॉक्टर शारदा जुड़ने वाली हैं जो कि माहवारी से जुड़े मुद्दे पे अपनी कहानी भी शेयर करेंगी और साथ में आपके सवालों के जवाब देने में डॉक्टर लिली का साथ देंगी। तो डॉक्टर लिली और डॉक्टर शारदा से मैं आपका परिचय करवाऊंगी थोड़ी सी देर में। उससे पहले, चूंकि आप लोग सब बड़े चुपचाप बैठे हुए हैं, तो कुछ चलिए आपसे वार्म अप किया जाए, यानी आप लोगों को थोड़ा सा एक्साइटेड किया जाए और उसके लिए हम आपके लिए आए एक खेल लाए हैं। अब चूंकि कल मेंस्ट्रुअल हाइजीन डे है तो खेल भी मेंस्ट्रुएशन या माहवारी से जुड़ा हुआ है, लेकिन है मजेदार। तो अगर आप लोग ये गेम मेरे साथ खेलने के लिए एक तैयार हैं तो जरा थम्स अप चैट पे दिखा दीजिए। आप लोगों ने कौन बनेगा करोड़पति तो देखा ही होगा। उसमें एक सवाल पूछा जाता है और उसमें चार जवाब होते हैं और आप लोगों को सही जवाब चुन के बताना होता है। जवाब देने के लिए आप सबको हाथ उठाना होगा और आप जब हाथ उठाएंगे तो मैं आप में से एक का नाम लेके आपको अनम्यूट करने के लिए जवाब देने का मौका दूंगी। ठीक है? तो अगर आप सब लोग तैयार हैं, बहुत सारे थम्स अप आ गए हैं, तो मुझे लगता है कि आप सब लोग इस गेम को खेलने के लिए तैयार है। तो चलिए शुरू करते हैं पीरियड वाला पीरियड। और पीरियड वाले पीरियड में हमारा पहला सवाल बिल्कुल अमिताभ बच्चन जी की तरह शुद्ध हिंदी में आने वाला है। ये सिर्फ आपकी माहवारी का टेस्ट नहीं है, ये आपकी हिंदी भाषा के भी टेस्ट है। तो सवाल आपके स्क्रीन पे आ गया है। अब इनमें से कौन सा शब्द का मतलब पीरियड या माहवारी नहीं होता है? हाथ उठाइए, आपको जवाब देने का मौका देंगे। मासिक धर्म,
ऋतुस्राव, रजोधर्म, आपदधर्म। फटाफट सब लोग हाथ दिखाइए, 10 सेकंड का समय है और मैं एक लकी पर्सन को चूज करूंगी जवाब देने के लिए। देखें कितने लोगों की हिंदी यहाँ पर अच्छी है। सिर्फ 2 हाथ। अरे इंडिया। तो चलिए ये सवाल का जवाब हम पूछते हैं ब्यूटी से। ब्यूटी, आपके हिसाब से क्या जवाब है? ब्यूटी अनम्यूट करके जवाब दें अपना। डी, ऑप्शन डी। बिल्कुल सही। ऑप्शन डी, यानी आपद का मतलब माहवारी से जुड़ा हुआ नहीं है। आपद यानी कोई ऐसा काम जो आप इमरजेंसी या संकट में कर सकते हैं, पर वैसे करना ठीक नहीं माना जाता, यानी आपदा का धर्म आपद लेकिन बाकी सब शब्द, मासिक धर्म, ऋतुस्राव, रजोधर्म का मतलब माहवारी होता है हिंदी में अलग अलग रीजन्स में। चलिए, तो पहला पॉइंट जाता है ब्यूटी को। जो लोग अभी अपना हाथ ऊपर कर हैं नीचे कर लीजिए ताकि मैं अगला सवाल पूछ सकूं। और चिंता मत करिए, सारे सवाल इतनी घोर हिंदी में नहीं है, अब हम और चीजों की जानकारी लेंगे। ठीक है, तो अगला सवाल अब आपके स्क्रीन पे आने वाला है। अब पीरियड या मासिक धर्म में शरीर से नॉर्मली कितना खून निकलता है? 2 से 3 बड़े चम्मच यानी 30 से 60 मिलीलीटर, 1 गिलास यानी करीबन 250 मिलीलीटर, या 3 से 4 गिलास 750 मिलीलीटर से 1 लीटर। जो जवाब देना चाहते हैं वो अपना हाथ उठाएं। हाँ, बहुत सारे हाथ उठ रहे हैं। चलिए इसका जवाब लेते हैं त्रिशा से। त्रिशा, क्या जवाब है आपके हिसाब से? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए, 2 से 3 बड़े चम्मच, बिल्कुल ठीक। त्रिशा के लिए जोरदार तालियां। आप लोगों को लगता होगा अरे मेरे तो इतने सारे पैड भर जाते हैं 4 5 6 दिन, तो ऐसा कैसे हो सकता है? तो जी, ये जवाब सही है। खून सिर्फ इतना ही निकलता है। ये ज्यादा लगता है क्योंकि शरीर में मासिक धर्म में खून के साथ और भी कई फ्लूइड्स निकलते हैं। जिनको हैवी ब्लीडिंग होती है या जिनको ज्यादा पीरियड दिन चलते हैं, उनका ब्लड लॉस इससे ज्यादा हो सकता है, लेकिन इससे डबल होगा, यानी 4 से 6 बड़े चम्मच। लेकिन अगर ब्लीडिंग हमेशा 7 दिन से ज्यादा चल रही हो और हर 2 घंटे में आपको हमेशा पैड बदलना हो, तो एक बार डॉक्टर को दिखा सकते हैं, क्योंकि आपको हैवी ब्लीडिंग या मेनोरेजिया जिसे बोलते हैं वो हो सकता है। तो लेकिन आमतौर पे जो ब्लीडिंग होती है वो सिर्फ 2 से 3 बड़े चम्मच या 30 से 60 ml खून निकलता है। चलिए, इसमें तो बहुत सारे हाथ उठे थे, तो अब आगे आने वाले सवालों के ऊपर मुझे एक्साइटमेंट हो रही है। चलिए अगला सवाल आपके स्क्रीन पे आ रहा है। पीरियड आने का क्या मतलब है? ए, शरीर में अंडा बन रहा है। शरीर अंडे और खून की परत को बाहर निकाल रहा है। शरीर में अंडे, एग या शुक्राणु का मेल हो रहा है। क्या सही जवाब है? चलिए विकल्प की टीम से सही जवाब सुनते हैं। विकल्प की टीम अनम्यूट करें और बताएं। शरीर अंडे और खून को बाहर निकाल रहा है। बहुत सही, बिल्कुल सही जवाब। पीरियड आने का मतलब वाकई है कि जब शरीर में अंडा और शुक्राणु नहीं मिलते हैं तो शरीर पीरियड्स या मासिक धर्म के जरिए अंडे और उसके लिए तैयार की गई खून की परत को बाहर निकाल देता है। और ये प्रोसेस हर महीने रिपीट होता है, इसीलिए इसको माहवारी या महीना कहा जाता है। और अगर इसके बारे में आप लोग और पढ़ना चाहते हैं, या आप में से तो लोगों को बहुत अच्छी जानकारी है, लेकिन आपके जो छोटे भाई बहन, और ये जानकारी सबको होनी चाहिए, सिर्फ लड़कियों को नहीं, उनको जानकारी देने के लिए और आपके सारे सवालों के अगर आप जवाब चाहते हैं तो चैट पे मैंने एक लिंक कॉपी किया है। बहुत आसान भाषा में पीरियड्स क्या होते हैं समझाया गया है, तो जरूर देखिएगा। थैंक यू विकल्प की टीम, आपके लिए भी तालियां। चलिए आपके स्क्रीन पे अगला सवाल आ रहा है। पीरियड या मासिक चक्र का पहला दिन कौन सा माना जाता है? जिस दिन पीरियड शुरू होते हैं या जिस दिन पीरियड खत्म होते हैं उसका अगला दिन?
बहुत अच्छे, और लोग भी हाथ उठाएं। चलिए इसका जवाब पिंकी से सुनते हैं। पिंकी खटिक, आप बताएं, अनम्यूट करके। पिंकी। बी। हेलो। नहीं पिंकी हेलो। जी, हेलो, आपका जवाब गलत है। चलिए सही जवाब और उसके बारे में जो लॉजिक है वो देते हैं। पीरियड या मासिक चक्र का पहला दिन वो माना जाता है जिस दिन हमारे पीरियड शुरू होते हैं। सॉरी सॉरी। आपके अगले पीरियड की साइकिल या अवधि इस दिन से गिनी जाएगी, ना कि जिस दिन पीरियड खत्म होते हैं उस दिन से। प्रेगनेंसी होने पर भी प्रेगनेंसी का पहला हफ्ता इसी दिन से गिना जाता है, यानी जिस दिन आपके पीरियड शुरू होते हैं। इसीलिए अपनी माहवारी का चक्र या तिथि हमेशा याद रखनी चाहिए, इसको डायरी में नोट कर लेना चाहिए, ताकि हमको ये याद रहे कि हमारी साइकिल ठीक से चल रही है कि नहीं चल रही है। अब हमारी साइकिल को हम कैसे गिनते हैं, अगर आप लोग इस पे जानकारी चाहते हैं तो एक और लिंक कॉपी कर रही हूँ चैट पे। इसमें आसान तरीके से समझाया गया है कि अपनी पीरियड की पहली तारीख और अपनी पीरियड की साइकिल को कैसे नापना है, ये आप हमेशा याद रख सकते हैं। और ये काम हर लड़की को करना चाहिए। इससे अगर आपको कोई तकलीफ होती है तो डॉक्टर के पास जाने में डॉक्टर अक्सर आपसे पहले सवाल पूछेंगे कि पीरियड की लास्ट पीरियड कब हुआ था, पहली तारीख क्या थी। ठीक है, तो उससे डॉक्टर को आपको आपकी समस्या का निदान, आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में बड़ी मदद मिलती है। तो डॉक्टर डॉक्टर हमेशा हमारी हेल्प करते हैं, कभी कभी हमें डॉक्टर्स की हेल्प भी करनी चाहिए ना। तो इसके लिए सभी लोग अपने पीरियड साइकिल को हमेशा याद रखें। ठीक है, चलिए अभी क्विज आधे राउंड पे पहुंच चुका है, बहुत एक्साइटिंग चल रहा है। अगला सवाल आपके स्क्रीन पे आ रहा है, एक और सवाल पीरियड की साइकिल या मासिक चक्र पे। मासिक चक्र नॉर्मली कितने दिनों का होता है? 30 से 40 दिन, 28 से 30 दिन, या 21 से 35 दिन? चलिए इसका सवाल हम लोग लेते हैं गुनगुन से। क्या जवाब है गुनगुन? बोलिए। मेरा नाम लिया। जी, आपका हाथ हाँ। ऊपर है। हाँ, बी ऑप्शन 28 to 30 days। हम्म, गलत जवाब। कोई और बताना चाहेगा? चलिए पूजा कुमारी से पूछते हैं। पूजा कुमारी, आपको क्या लगता है कि सही जवाब क्या है? पूजा कुमारी, आप अनम्यूट करके बताएं। नहीं? अच्छा, चलिए फिर विकल्प संस्थान से पूछते हैं। विकल्प संस्थान, आपको क्या बोला? बहुत अच्छे, सबने मिलकर जवाब दिया, सभी के लिए जोरदार तालियां। सही जवाब है 21 से 35 दिन। हर किसी का मासिक चक्र अलग अलग होता है, किसी को 21 दिन, किसी को 25 दिन, किसी को 28 दिन, किसी को 35 दिन। लेकिन 21 से 35 दिन की साइकिल जो होती है वो नॉर्मल मानी जाती है। लेकिन अगर 21 से कम दिनों में या 35 से ज्यादा दिनों में साइकिल आए, आपका पीरियड आए, और उसका कोई एक निश्चित पैटर्न ना हो, कभी कम दिनों में कभी ज्यादा दिनों में, तो आपको एक बार डॉक्टर को दिखा लेना चाहिए। लेकिन अगर आपका पीरियड हर बार 22 दिन में, या हर बार 28 दिन में, या हर बार 30 दिन में, हर बार 35 दिन में लगातार एक पैटर्न से आ जाता है, तो 21 से 35 दिनों की कोई भी साइकिल नॉर्मल मानी जाती है। चलिए सवाल अब थोड़े थोड़े कठिन हो रहे हैं, कुछ गलत जवाब भी आ रहे हैं। तो चलिए आगे का सवाल, जैसा पहला सवाल हिंदी और माहवारी का था, ये वाला सवाल गणित और माहवारी का है, मैथ्स एंड मेंस्ट्रुएशन। तो एक इंसान को एक लाइफ में एवरेज में कितनी माहवारी आती होंगी? क्या जवाब आपको लगता है सही है? कौन बताएगा?
गणित कमजोर है लगता है। कोई तो बताएंगे। विकल्प संस्थान, आपका हाथ ऊपर है, आप ट्राई करेंगे। बताओ। हाँ बोलो। बी बोला आपने, बी। ठीक है, ठीक है। चलिए किसी और से भी पूछ लेते हैं। प्रीति, आप बताएं, आपको क्या लगता है प्रीति कुमारी? प्रीति, आपकी आवाज साफ नहीं आ रही है, आप चैट पे बताएं। चलिए इस सवाल का जवाब सभी चैट पे लिख के बताएं। क्या लगता है आपको, एक गैस करिए। सी, बी, डी। डी तो सवाल में ही नहीं है दोस्त। बी, सी, ए, सब लोग गैस कर रहे हैं, है ना? तो चलिए हम आपको सही जवाब दे देते हैं। सही जवाब है 400 से 450। जैसे मैंने कहा था थोड़ी गणित लगानी थी यहाँ पे, तो पीरियड्स करीबन हमें 35 से 40 साल तक होते हैं। करीबन 13 साल की उम्र से चालू होके 48, 39, 50 तक की उम्र में तक पीरियड्स होते हैं। और उसको 12 से मल्टीप्लाई किया तो आएगा करीबन 400 से 450। और ये एवरेज की बात हो रही है। ऑफ कोर्स कुछ लोगों को इससे कहीं कम और कुछ लोगों को इससे कहीं ज्यादा हो सकता है, ये नहीं मना कर रहे हैं, लेकिन एवरेज में 400 से 450 पीरियड आपको एक लाइफ टाइम में होते हैं। है ना मजेदार जानकारी? तो ये सारी जानकारी नोट कर लीजिएगा, अपने दोस्तों को बताइएगा। चलिए आखिरी के कुछ सवाल पूछ रही हूँ, ध्यान दीजिएगा। पीरियड या मासिक चक्र कब मिस हो सकता है, यानी कब नहीं आ सकता? इनमें से कौन से कारण हो सकते हैं? ध्यान दीजिएगा कि इसमें एक से भी ज्यादा सही जवाब हो सकते हैं। ए, प्रेगनेंसी। बी, चिंता या स्ट्रेस। सी, यूट्रस से जुड़ी कोई बीमारी या इंफेक्शन। कोई नई दवा शुरू करने में, बॉडी में हार्मोन्स ऊपर नीचे होने में। या एफ, ऊपर में से कोई भी कारण हो सकता है। क्या लगता है आपको कि इसका क्या कारण हो सकता है? पिंकी, आपकी आवाज पहले नहीं आई थी, तो चलिए आपके पास वापस आते हैं। क्या लगता है आपको, क्या सही जवाब है? बहुत सारे लोगों ने। हाँ जी, हेलो। हाँ हो गया। हाँ बताइए। एक तो एक नंबर वाला है, प्रेग्नेंट होने से भी मिस हो सकता है पीरियड्स। जी। हम्म। बॉडी में हार्मोन्स ऊपर नीचे होने के कारण से भी मासिक चक्र का मिस्टेक हो सकता है। हम्म। अच्छा, आपको लगता है ये दो कारण है? ठीक है, थैंक यू। और वैशाली इसके विकल्प अलावा रोशन से सुनते अ, हैं। हाँ जी। अच्छा, चलिए हेलो। किसी और से भी सुन रहे हैं। हाँ जी, वैशाली विकल्प बताइए। पहला तो है प्रेगनेंसी, और हम्म। दूसरा दूसरा मुझे लगता है कि यूट्रस में कोई प्रॉब्लम होने की वजह से भी हो सकता है, और तीसरा चिंता स्ट्रेस भी हो सकता है। हम्म। तो ये 3 कारण मुझे लगते हैं। ओके, थैंक यू, थैंक यू। चलिए और लोग, इस सवाल के जवाब में एक दो और लोगों से पूछूंगी। नीलम और नाजिया, आपको क्या लगता है? ए और सी और ई। ए और सी और ई, ठीक है। तो चलिए इस सवाल का सही जवाब मैं दे ही देती हूँ। कुछ लोगों ने ए बोला, कुछ ने बी बोला, कुछ ने सी बोला, कुछ ने ई बोला, कुछ ने डी बोला। आप सबका हम बोले जवाब। मैम। हाँ बताइए पूजा। एफ होगा, सभी होगा बिल्कुल सर, सभी सही, सभी बिल्कुल सही होगा। पूछा। मैम एफ होगा। बिल्कुल सही, सही जवाब है एफ। ऊपर में से सारे कारणों के वजह से पीरियड मिस हो सकता है, इसलिए ये जानकारी होना बहुत जरूरी है। कभी कभी पीरियड मिस होता है तो बहुत टेंशन हो जाता है। अरे अपन को 2 मिनट सोच के सांस लेके ये सोचना होता है कि क्या कारण हो सकता है। क्या इसमें पिछले 1 महीने में बहुत चिंता में थे, या कोई पेट में दर्द या इन्फेक्शन जैसा लग रहा है, कहीं कोई नई दवा तो शुरू नहीं करी। अगर आप सेक्सुअली एक्टिव हैं
तो प्रेगनेंसी का टेंशन होना चाहिए, ठीक है। लेकिन उसके अलावा भी बहुत कारण होते हैं। तो समाज में जो घबराहट फैला गई होती, ओहो मासिक नहीं आया, जानकारी रखिए, सोचिए और फिर डिसाइड करिए, ठीक है। तो चलिए आखिरी के 2 सवाल, सब तैयार है? पीरियड में होने वाला, आमतौर पे होने वाला दर्द क्यों होता है? जो आमतौर पे होता है, जो सबको थोड़ा बहुत महसूस होता है, वो क्यों होता है? बॉडी में सूजन आती है उस वजह से, हमारा यूट्रस या गर्भाशय की मसल्स का मूवमेंट होता है उस वजह से, या पीरियड में बॉडी में कमजोरी आती है उस वजह से हमारे जो आम तौर पे दर्द होता है, बहुत तेज वाले दर्द की बात नहीं कर रही हूँ, जो आम तौर पे दर्द होता है वो क्यों होता है? और जो मुझे वो बताएगा मुझे चलिए, तो इसके सवाल का जवाब मैं किसी नए पर्सन से लेती हूँ जिन्होंने अभी तक जवाब नहीं दिया है एक बार भी। अरे जो लोगों ने हाथ नहीं उठाया अभी तक वो भी तो जवाब दें। मेहर, आपको क्या लगता है क्या सही जवाब है? इसमें बी ऑप्शन है। राइट, एब्सोल्युटली राइट, बिल्कुल सही। बी का दर्द होता है। जो लोग मुझे, सब लोग म्यूट कर लें आप। हाँ, तो अब सभी लोगों को पीरियड में थोड़ा थोड़ा बहुत दर्द होता है, कमर में, पेट में, पीछे कमर में, जांघों में। तो उसका ये कारण होता है कि अब हमारे शरीर से ब्लड निकलता कैसे है, हमारे शरीर में कोई नल तो लगा नहीं है, तो एकदम से कैसे बहने लगता है? तो जैसे कि हम जब स्पॉन्ज को ऐसे करते हैं ऊपर नीचे, तो अगर उसमें पानी होता है तो वो बाहर आता है। तो कुछ इसी तरीके का मूवमेंट हमारे यूट्रस या गर्भाशय में होता है, मसल्स में, जिसकी वजह से जो खून और मासिक धर्म है वो शरीर से बाहर फ्लो होना शुरू होता है। अब ये जो मूवमेंट है इस वजह से हमें थोड़ा दर्द फील होता है। मगर ये आम तौर पे होने वाला, जैसे पीरियड में मरोड़े या कमर या जांघों या पेट में दर्द होता है, वो होता है। तो सही जवाब है वाकई में बी। तो थैंक यू मेहर, आपका जवाब सही था। अब आखिरी सवाल, पीरियड में बहुत दर्द होना, इसमें मैंने बहुत बहुत जो शब्द मेरा मिस हो गया है, पीरियड में बहुत दर्द होना नॉर्मल है या नहीं? क्या, चलिए बहुत हटा दीजिए, पीरियड में दर्द होना नॉर्मल है, हाँ नहीं शायद पता नहीं, क्या लगता है? और इस सवाल का जवाब सभी लोग चैट पे दें, सभी लोग। पीरियड में दर्द होना नॉर्मल है या नहीं है? आई थिंक यहाँ सभी को लगता है कि पीरियड में दर्द होना नॉर्मल है। एक तरीके से ये सही जवाब भी है और एक तरीके से सही जवाब नहीं भी है। तो इस सवाल का जवाब हाँ, नहीं, शायद, पता नहीं, सब कुछ है, क्योंकि हम सब लोग अलग अलग तरीके से पीरियड या मेंस्ट्रुएशन को महसूस कर सकते हैं। क्योंकि पीरियड में कुछ हद तक दर्द होना, जिसे हम मरोड़े आना, नॉर्मल माना जाता है। जैसे मैंने अभी बताया, उसमें हमारे यूट्रस की मसल का मूवमेंट हो रहा होता है। लेकिन तेज दर्द, जिसमें आप बिस्तर पकड़ लें, आप काम नहीं कर पाते, कोई बहुत रोना आता है, स्कूल ऑफिस काम मिस हो जाए, पूरे दिन तेज पेन में रहे, ऐसा दर्द नॉर्मल नहीं है। आज जितने भी लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं, जो लोग वो 2 या 3 दिन कोई काम नहीं कर पाते, जिनको बहुत तेज दर्द होता है, उल्टियां होती हैं, या आपको कोई आप पूरे दिन कोई काम नहीं कर पाते, बहुत सारी दवाइयां लेनी पड़ती हैं, ये दर्द नॉर्मल नहीं माना जाता है। और इसी आज की हमारी चर्चा का मुख्य विषय यही है। ऐसा तेज दर्द हो तो हमें डॉक्टर से मिलके दिखाना चाहिए। डॉक्टर आपसे बहुत सारे सवाल पूछेंगे और आपकी जो जानकारी है उस हिसाब से चेक करेंगे कि आपको आखिर इतना तेज दर्द होता क्यों है, ठीक है। और इतने तेज दर्द के, जैसे हमने एक सवाल में देखा था, बहुत सारे कारण हो सकते हैं। तो चलिए आज के मुद्दे पे जुड़ते हैं। और आप में से मैं ये पूछना चाहूंगी कि आप में से कितने लोगों को, हाथ उठा के बताएं, पीरियड में बहुत ज्यादा दर्द होता है?
और अगर आपको नहीं होता, आप किसी ऐसे को जानते हैं जिनको पीरियड में बहुत ज्यादा दर्द होता है? हाथ उठा के बताएं। हम्म। आप किसी ऐसे को जानते हैं जिनको पीरियड में दर्द होता है? जानते हैं। ठीक है। तो अगर उनको पीरियड में दर्द होता है तो वो दवाई लेते हैं, घर पे रहते हैं, या इसके बारे में उन्होंने डॉक्टर को दिखाया है? कौन बताना चाहेगा? ब्यूटी, आपने अपना हाथ उठाया हुआ है, क्या आपको लगता है कि ऐसे दर्द के बारे में वो कुछ करते हैं? मैम, मेरे साथ ही होता है कि हम्म। अक्सर मेरे साथ क्या होता है ना कि जैसे मैं ज्यादा स्ट्रेस में रहती हूँ या फिर वो थोड़ा वीकनेस होता है, तो अगर मेरा पीरियड शुरू होता है तो बहुत भयानक वाली पेन होती है। मैं डॉक्टर के पास नहीं गई हूँ अभी तक, ना मैं दवाई लेती हूँ, क्योंकि कहा जाता है कि दवा लेने से वो इन फ्यूचर मतलब थोड़ा वो ये होता है, बाद में परेशानियां ज्यादा होती हैं। तो कुछ घरेलू नुस्खे हैं वो मैं अपनाती हूँ, गर्म पानी का बोतल, चाय, कॉफी, रेस्ट करना, ऑफिस ऑफ कर देना, उस दिन कोई काम नहीं करना, दिन भर सोए रहना। तो ये सारी चीजें मेरे साथ होती है। कई बार जब मैं घर से बाहर होती हूँ, किसी वर्कशॉप में होती हूँ, मेरे साथ ऐसा होता है, तो अब मुझे पूरा दिन पानी के बोतल के साथ बैठना पड़ता है। तो वो पूरे सभी को पता चल जाता है कि बेटी को पीरियड आया है और ये आज रेस्ट करेगी। तो ऐसा होता है मेरे साथ। थैंक यू ब्यूटी, अपना अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। कोई और अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेगा? पुंटी, आप बताना चाहेंगे आपको या किसी और को बहुत दर्द होता है क्या, और ऐसे में वो क्या करते हैं? पुंटी, बोलिए, अनम्यूट करिए और बोलिए। हाँ, बोलिए। पुंटी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। आप चैट पे लिख के बता दे। अमृता, आप कुछ कहना चाहते हैं? क्या आपको ऐसा एक्सपीरियंस होता है या आपकी आपके नॉलेज में कोई है? अनम्यूट करके बताएं। यस मैम। नमस्ते मैम। मेरी एक फ्रेंड ही है, शालिनी करके है। मैम आपको आवाज आ रही है? हाँ अमृता, आ रही है। मैम मेरी फ्रेंड ही है, उसको बहुत ज्यादा पेनिंग होती है। उसने मेरे से ये बात शेयर भी की थी कि मुझे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, तो मैं क्या करूं। तो हम लोगों को जो नॉर्मल बताया गया था हम लोगों की टीम से, तो हमने उनको सलाह भी दी थी कि आप लोग ऐसा कर सकते हैं, बोतल में गर्म पानी रख के, या आपको कुछ ज्यादा पेनिंग हो रही है तो आप डॉक्टर से भी संपर्क कीजिए, उनको बताए थे हमने। और बहुत लोग हैं मैम जिनको दर्द होता है। जी मैम। थैंक यू, थैंक यू, ये बताने के लिए, अपनी फ्रेंड का एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। चलिए एक किसी और से बात करते हैं। बहुत से लोग अनम्यूट नहीं कर पा रहे हैं। रचिता, पार्थ, एक बार सेटिंग्स में देख लीजिए, कोई दिक्कत तो नहीं है। मानसी से सुनते हैं। मानसी, क्या एक्सपीरियंस है? जी बोलिए। मैम जैसे कि बहुत लोग होते हैं कि उठ भी नहीं पाते हैं, मेरे साथ भी होता है मैम। मैं भी मतलब उठ नहीं पाती हूँ। आप भी नहीं उठ पाते, तो इस बारे में आपने कुछ किया है? डॉक्टर को कभी दिखाया है? हाँ, ये जो काउंसलर दीदी है, मैं उनके पास गई थी, तो उन्होंने बोला कि मतलब हल्का गर्म पानी पिया कीजिए, थोड़ा अच्छे से चला कीजिए। तो मैं वो करती हूँ, पर इसमें भी नहीं होता है, बहुत दर्द भी होता है। ठीक है, ठीक है, थैंक यू मानसी, थैंक यू। सोनिया से आखिरी जानकारी लेते हैं और फिर हम बढ़ेंगे हमारे डॉक्टर्स की तरफ। सोनिया, आपका क्या एक्सपीरियंस है? आवाज आ रही है मेरी? हाँ, आ रही है। तो उसको भी मतलब बहुत ज्यादा पेट दर्द होता है। वो है ना, खाट पे से, चारपाई पे से नीचे भी नहीं उतरती है। वो पहले से एडवांस में टेबलेट यूज करती है, मतलब उसको पता लग जाता है अभी पीरियड आने वाले हैं, तो उससे पहले टेबलेट यूज करती है वो। और मतलब हर महीने, मतलब 4-5 दिन का जो होता है पीरियड, डेली यूज करती है उसको।
टैबलेट मतलब दर्द के लिए, या उनको पता है हाँ। कि उनको दर्द क्यों होता है तेज? उसको ये चीज पता नहीं है बस दर्द क्यों होता है, बट उसको मतलब हर हर बार हर महीने होता है, और वो 4-5 दिन तक मतलब जैसे बहुत दिनों से बीमार होने ऐसे रहती है। थैंक यू सोनिया। डॉक्टर। तो ये एक बहुत जरूरी मुद्दा सोनिया सामने लाई है कि हम बहुत सारे लोगों को दर्द होता है, वो गर्म पानी की बोतल रखते हैं, एक आध गोली खाते हैं, उनको ठीक लगता है। पर कुछ लोग हैं जिनको इनमें से कोई सी भी चीज से आराम नहीं मिलता है, और फिर भी वो लोग डॉक्टर को नहीं दिखाते हैं, क्योंकि जैसा कि ब्यूटी ने बोला कि ये माना जाता है कि अगर हम दिखाएंगे या दवाई लेंगे तो आगे जाके फ्यूचर में दिक्कत हो सकती है। और वो फ्यूचर में क्या दिक्कत होगी? प्रेगनेंसी में, माँ बनने में बोला जाता है। तो आज के इस सेशन में, आज इन्हीं सब जानकारियों के लिए हमने हमारे साथ आए हैं डॉक्टर लिली वर्गीस और डॉक्टर शारदा स्नेही, ये बताने के लिए कि जो बहुत तेज वाला दर्द होता है, जो कि हम लोग सह जाते हैं पेन किलर वाली गोलियां खा खा के, उनके पीछे कुछ कारण हो सकते हैं जिनको अनदेखा नहीं करना चाहिए, क्योंकि इन कारणों को भी अनदेखा किया तो आगे जाके उन कारणों की वजह से भी बहुत दिक्कत हो सकती है। तो आज के सेशन में जो बहुत तेज वाले होता है उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी लेते हैं। तो सबसे पहले हम कहानी सुनते हैं डॉक्टर शारदा स्नेही की, जो खुद डॉक्टर हैं, लेकिन उनको भी बहुत तेज दर्द वाला पीरियड होता था। तो डॉक्टर शारदा अपनी कहानी सुनाएंगे, शायद उससे हम लोग को ये जानकारी मिले कि तेज पीरियड वाले दर्द के कितने कारण हो सकते हैं, उनका कारण क्या था, और उसके लिए उन्होंने क्या किया। डॉक्टर शारदा, आपका स्वागत है। प्लीज अनम्यूट करके हमारे साथियों को बताएं कि आपकी क्या कहानी रही। नमस्ते सबको। आज मैं पहली बार इस तरह आप लोगों के साथ जुड़ी हूँ। मैम मेरी वॉइस आ रही है? एक बार कंफर्म कर दीजिए। जी डॉक्टर शारदा, आ रही है, प्लीज बोलिए। तो जैसे अभी ग्रुप पे मैंने सुना या लिखा लोगों ने कि उनको दर्द होता है, उनके आसपास के लोग भी हैं उनको दर्द होता है, तो मेरे साथ भी ऐसे ही था। जब एमबीबीएस में मैं स्टार्टिंग में गई अराउंड, जब मैं 20 साल की थी, तब से मुझे दर्द होता था, और मैं दिन में तकरीबन 3 से 4 गोली मेफ्टाल्स पास, उससे मेरा दर्द ठीक हो जाता था। बट यही कि 3-4 घंटे में, 5-6 घंटे में मुझे दवाई पहले से लेनी पड़ती थी। जैसे अभी डिस्कस कर रहे थे कि उनकी फ्रेंड पहले ही दवाई ले लेती है, पीरियड शुरू होने से पहले 2-3 दिन पहले मुझे पेट दर्द स्टार्ट होता था। तो मैंने स्टार्टिंग में दिखाया भी, तो अक्सर यही सुनने को मिलता है कि शादी हो जाएगी उसके बाद ठीक हो जाएगा, और उस टाइम तक कुछ इन्वेस्टिगेशन भी एडवाइस नहीं किया। और मेरे जो भी डॉक्टर रहे उस टाइम पे कॉलेज में ही, तो उन्होंने कहा कि दर्द होगा, आप जितना चाहिए टैबलेट 2-3-4 जितना चाहते हो ले सकते हो। उस टाइम पे कुछ भी मतलब ऐसा कोई मेरा टेस्ट नहीं हुआ या कुछ भी आगे कुछ हेल्प नहीं हुआ, तो ठीक है, मुझे लगा कि दवाई लेना सही रहेगा। अभी जब मेरी शादी हो गई उसके बाद भी पीरियड्स का दर्द ठीक नहीं हुआ। पहले ये डर भी होता है कि शादी के पहले कुछ पता लगेगा कि पीरियड्स की प्रॉब्लम है, ये यूट्रस में कुछ दिक्कत है, तो खुद को भी डाउट होता है शादी में दिक्कत ना आ जाए, आगे चलकर बच्चों में दिक्कत होगी। तो एक शायद अपनी हिचक भी थी कि मैंने खुद से अल्ट्रासाउंड नहीं करवाया। इवन दो मैं तो खुद डॉक्टर हूँ, मैं चीज जानती थी कि अल्ट्रासाउंड करवाना चाहिए, फिर भी नहीं करवाया। तो यहाँ पे जो काफी सारी मेरी फ्रेंड्स हैं वो नहीं कराएंगी, शायद वो दर्द सहन कर जाएंगी कि कुछ परेशानी आ जाए तो करेंगे क्या। पर मैंने लास्ट ईयर दिसंबर में अल्ट्रासाउंड करवाया, फिर मेरा डायग्नोसिस बना कि मुझे एक कंडीशन है, उसको एंडोमेट्रियोसिस कहते हैं। तो यूजुअली जो दर्द होता है जब आप कंपेयर करते हो अपने दोस्तों से, तो मुझे दर्द ज्यादा होता था, पर मेरे दोस्त कहते थे कोई नहीं दवाई ले ले ठीक है। पर बाद में जब ये हुआ कि मेरा डायग्नोसिस बन गया, तो उन्होंने कहना शुरू किया कि नहीं देखो इतना ज्यादा दर्द इसलिए होता था कि कुछ प्रॉब्लम थी। तो अगर आप में से कोई भी ऐसा है, उनको लगता है कि नहीं मेरा दर्द हद से ज्यादा है, वही वाला दर्द कि काम पे नहीं जा पा रहे हो, लेटे रह रहे हो, 2-3 घंटे उठ के कुछ काम कर लेना दवाई खाने से, वो आराम होना नहीं होता है। आराम होता है कि आपने दवाई ली और अब अपना पूरा जितना आम तौर पे काम कर पाते हो वो कर पाते हैं कि नहीं। लेकिन जब से मैंने ट्रीटमेंट स्टार्ट किया है, मेरी लाइफ बहुत इजी हो गई है। मतलब मुझे टेंशन नहीं होती है, मुझे
पीरियड्स की टेंशन नहीं रहती है। अभी मैं सिर्फ ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स ले रही हूँ डायनोजेस्ट करके। मेरी मैम ने कहा है अप टू 6 मंथ्स में ले सकती हूँ, क्योंकि मेरे एग्जाम्स हैं, तो एग्जाम्स में पहले ये टेंशन होती थी पीरियड्स आएंगे तो क्या करेंगे। पर अब कुछ ऐसी प्रॉब्लम नहीं आ रही है और मैं काफी खुश हूँ कि मैंने ट्रीटमेंट स्टार्ट किया, मेरा डायग्नोसिस बना, और मुझे गाइड करने के लिए डॉक्टर्स हैं, मेरे फ्रेंड्स हैं, उनसे बात करती हूँ। तो अगर कोई भी इस तरह की कोई प्रॉब्लम से गुजर रहा है, उनको जरूर खुद को टेस्ट करवाना चाहिए, इन्वेस्टिगेट करवाना चाहिए। और अगर कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो वो कुछ अंतिम चीज नहीं है, उसके बाद बहुत सारी ऑप्शंस हैं। तो मुझे लगता है हर किसी को अपना इतना ध्यान तो रखना चाहिए, क्योंकि हम तो ऐसी सोसाइटी में कि अपना ध्यान खुद नहीं रखेंगे तो शायद कोई और भी नहीं रखेगा। तो अपने ध्यान के लिए, अपनी परेशानी के लिए अगर आपको खुद से अकेले डॉक्टर के पास भी जाना पड़े तो आपको जरूर जाना चाहिए। थैंक यू डॉक्टर शारदा। आई थिंक जो आज हमारे साथ लोग जुड़े हुए हैं वो ये बात आपसे सुन के शायद उनको रिलैक्सेशन आएगा कि बहुत सारे लोग दवाइयां इस डॉक्टर के पास ये नहीं जाते हैं क्योंकि शादी के बाद कुछ हो जाएगा, आगे जाके दिक्कत आएगी, और ऐसी बहुत सारी जिसे बोलते हैं गलत फहमियों के शिकार है। और एंडोमेट्रियोसिस जिसका नाम आपने लिया, इस बीमारी के बारे में शायद जानते भी नहीं है, लेकिन चूंकि डॉक्टर को कभी दिखाया नहीं तो ये पता भी नहीं चला। तो चलिए पूछते हैं हमारी ऑडियंस से, एंडोमेट्रियोसिस नाम की जो ये बीमारी जो अभी डॉक्टर शारदा ने बताई, आप में से कितने लोग इसका नाम जानते थे या इसके बारे में जानते थे? हाथ उठा के बताइए। मानसी, आप जानते थे एंडोमेट्रियोसिस के बारे में? मानसी, आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ मैम। आप जानते थे एंडोमेट्रियोसिस के बारे में? नहीं जानते थे, नहीं पहले जानते कभी थे? कभी खाए भी नहीं और किसी को देखा भी नहीं, तो नहीं जानते थे। नहीं जानते हैं ना? तो एंडोमेट्रियोसिस सिर्फ एक ऐसी कंडीशन है नहीं है, ऐसी बहुत सी कंडीशंस हैं जिनकी वजह से पीरियड में तेज दर्द हो सकता है, जिनकी वजह से तकलीफ होती है आप सभी को, और जिनका इलाज संभव है, पॉसिबल है। लेकिन आप सब लोग क्या कर रही हैं? घर में बैठी हुई हैं गलत फहमियां पकड़ के कि अरे डॉक्टर के पास जाएंगे तो बड़ी दिक्कत होगी। अभी हमारे चैट पे किसी ने शेयर किया कि उनको बोला कि शादी हो जाएंगे, बच्चे हो जाएंगे तो दर्द ठीक हो जाएगा। नहीं हुआ। तो जिंदगी भर कर दर्द झेलते हैं बिना डॉक्टर के पास जाए। तो और एंडोमेट्रियोसिस सिर्फ एक ऐसी कंडीशन है, ऐसी और भी कई कंडीशन हो सकती है। लेकिन आज हमारा मकसद ये है कि हम आपको इस कंडीशन के बारे में तो कम से कम क्लियरली बता दें, ताकि इस बीमारी के बारे में जानकारी फैले। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको ऐसे कोई सिम्टम है तो आप डॉक्टर को दिखा सके, और ये भी जानकारी रख सके कि मेरे पीरियड के दर्द नॉर्मल शायद नहीं है। तो चलिए अब दो हमारे सेक्शन में इनमें हम बात करेंगे। पहले हम जानकारी लेंगे एंडोमेट्रियोसिस के बारे में डॉक्टर लिली से, जिनसे हम कई सारे सवाल पूछेंगे एंडोमेट्रियोसिस के बारे में और वो हमें जवाब देंगी। और उसके बाद आखिरी के 15 मिनट हम आपके सवाल लेंगे जिनके जवाब डॉक्टर लिली हमको देंगी। ठीक है? तो थोड़ा सा सब्र रखिए, सभी का मौका आएगा, सभी को सवाल पूछने का मौका मिलेगा। पर पहले जानकारी लीजिए एंडोमेट्रियोसिस पे। तो डॉक्टर लिली, वेलकम, आपका स्वागत है। Thank you very much, Aarti. I'm glad to be here on this forum. I'm glad to see so many young girls who are so enthusiastic about this. As you rightly said, it's very nice to know that you people are working in public awareness. So all success to you in your future endeavors also. And yes, I want to at the beginning tell you, no need to be afraid about endometriosis, but you need to know about it. So I hope you understand. I hope the girls understand what I'm saying. Are they understanding? आप में से कुछ लोगों को अगर तो डॉक्टर लिली हमारे कई सवालों के जवाब इंग्लिश और इंग्लिश में देंगी, लेकिन अगर आपको थोड़ी सी भी दिक्कत हो रही हो तो मुझे बताएं,
मैं कोशिश करूंगी कि जो मैम कह रही हैं वो मैं आपको समराइज कर दूं। तो डॉक्टर लिली, कैन वी डू इट लाइक दैट यू एड्रेस द Sure. आंसर एंड देन आई विल गिव अ हिंदी समरी, वुड Yeah, दैट बी yeah. कंफर्टेबल? Sure, Okay. sure, absolutely. Or if I can say it in Hindi, but my Hindi may not be very good. So दैट इज ओके, आप वॉट एवर इज कंफर्टेबल आप उसमें बोलिए और उसके बाद ठीक है, आई no विल problem. समराइज। ठीक है, तो Okay. आप सब लोग टेंशन ना लें, बिटवीन डॉक्टर लिली और मैं हम पूरी कोशिश करेंगे कि आप हमारी बात समझ जाएं। ठीक है, तो पहले डॉक्टर लिली अपने एक्सपीरियंस और जानकारी से जवाब देंगी और फिर मैं अपनी हिंदी का इस्तेमाल करके आप तक पहुंचा दूंगी। ठीक है ना? तो चलिए डॉक्टर Absolutely. लिली, वी हैव अ फ्यू क्वेश्चंस फॉर यू, आपसे हम कुछ सवाल पूछेंगे और आप उनके हमें जवाब दें और हम अपने ऑडियंस तक उसको पहुंचाते हैं। तो जी फर्स्ट जी। क्वेश्चन इज कि एंडोमेट्रियोसिस क्या चीज होती है? बड़ा भारी सा नाम है क्या चीज, व्हाट इज इट? ओके, सो आप सब लोगों को मालूम ही है कि यूट्रस के आंतरिक भाग में एक लाइनिंग होता है, जो हर महीने जब प्रेगनेंसी नहीं होता है, ये लाइनिंग बनता है और डेवलप होता है थ्रू आउट द मेंस्ट्रुअल साइकिल, क्योंकि अगर प्रेगनेंसी हो जाए तो प्रेगनेंसी को सपोर्ट करने के लिए। जब प्रेगनेंसी नहीं होता है, ये यूट्रस का अंदर का जो लाइनिंग है, एंडोमेट्रियम बोलते हैं इसको, ये बाहर निकल आ जाता है खून के साथ, छोटे छोटे टिश्यू पीसेस, म्यूकस सब मिलके बाहर आ जाता है। जब ये सेल्स हर किसी लड़की को, जिसका ट्यूब्स, 2 ट्यूब्स होते हैं दोनों साइड में, ओवरी के आसपास के बगल में, ये ट्यूब्स के जरिए से पेट के अंदर भी हर किसी लड़की को, हर लड़की को पेट के अंदर गिर जाता है थोड़ा बहुत खून। सो एक खून इन अबाउट 95%, ये रफ फिगर्स है, एब्सोल्यूट परसेंटेजेस नहीं है, सिर्फ आपको मालूम होने के लिए, जानकारी देने के लिए। सो अबाउट 95 to 96 97% लोग के पेट के अंदर जो खून गिर जाता है वो क्लियरेंस अपने आप हो जाता है, बिकॉज बॉडी का इम्यून मैकेनिज्म तो ऐसे है जिससे इसको रिकॉग्नाइज होता है कि ये मेंस्ट्रुअल मेंसेस का खून है, इसको क्लियर कर दे। इट्स कॉल्ड द इम्यून सिस्टम। अभी बहुत सारे वजह से अगर ये एंडोमेट्रियल लाइनिंग का सेल जब पेट के अंदर गिर जाता है, अगर पूरा क्लियरेंस नहीं होगा तो, क्योंकि किसी एक को पर्दे के जैसे होते हैं वजाइना में, यूट्रस के रास्ता से जो बाहर आ जाता है खून, अगर एक पर्दा के जैसे ब्लॉकेज है या यूट्रस में अबनॉर्मेलिटी है, जैसे किसी एक को यूट्रस डेवलपमेंट के टाइम में अबनॉर्मेलिटी होता है कि 2 यूट्रस होता है, और कभी कभी यूट्रस का एक भाग में इट विल बी लाइक अ सील्ड सैक, एक सैक की जैसे मस्कुलर सैक, जिसमें यूट्रस में, गर्भकोश में मुंह नहीं होता है जिससे खून बाहर आ जाए। ऐसे सिचुएशंस में खून वापस जाता है पेट के अंदर और क्लियरेंस मैकेनिज्म ओवरवेल्म कर देता है। सो जैसे कि द क्लियरेंस मैकेनिज्म कैन नॉट वर्क टोटली, तो तब क्या होता है, ये सेल्स ऐसे ही बैठ जाता है एंड टेक रूट देयर। एक एंडोमेट्रियम के सेल्स पेट के अंदर, जैसे कि ओवरीज के ऊपर, फिर रेक्टम और यूट्रस के बीच में एक जगह है, जैसे कि एक पाउच बोलते हैं उसको, पाउच ऑफ डगलस, वहां पे सेल्स बैठ जाता है। और जब क्लियरेंस, पूरा क्लियरेंस नहीं होता है, ये सेल्स वहीं पे ग्रो करना शुरू हो जाता है। और जब भी पीरियड पेट में होता है, यूट्रस में होता है और खून बाहर निकल आ जाता है, पेट के अंदर भी ब्लीडिंग हो जाते हैं। फिर ऐसे होते होते, हर महीने होते होते धीरे धीरे सिस्ट बन जाता है ओवरी के ऊपर, और रेक्टम और यूट्रस के बीच में चिपक जाता है। इसको एंडोमेट्रियोसिस बोल देता है, और ये एक क्रॉनिक प्रॉब्लम, दिस इज अ क्रॉनिक प्रॉब्लम। सो मे बी आरती यू कैन एक्सप्लेन इट इन बेटर हिंदी। थैंक यू डॉक्टर लिली, ये मेरे लिए भी नई जानकारी थी एंडोमेट्रियोसिस और जिस तरीके से ये काम करती है। तो आप सभी लोगों के लिए एक बार हिंदी में संक्षेप में बताती हूँ कि हमारे शरीर से माहवारी के टाइम पे खून और उसके साथ जो हमारे गर्भाशय के अंदर जो परत बनी है, इसमें खून भी होता है, इसमें और भी बहुत सी चीजें होती हैं जो हमारे मासिक धर्म के साथ बाहर निकल जाती हैं। लेकिन कभी कभी समझ लीजिए पाइप में ब्लॉकेज हो गई और वो ठीक से नहीं निकल पाया, या पाइप फट गए तो बाहर निकलने की जगह पेट में चले गई या किसी दूसरे शरीर के किसी दूसरे हिस्से में चले गई। तो ये जो चीज है, ये जो दूसरे हिस्से में या पेट में चले जाता है, ये इस कारण से तेज दर्द उठता है। अब कहने को तो पीरियड का दर्द हो रहा है,
लेकिन पीरियड का दर्द तो ये नहीं है। ये तो इस वजह से हो रहा है कि जो पीरियड से सामान शरीर से बाहर जाना चाहिए था वो शरीर में कहीं और चला गया है। तो इस चीज को, इस कंडीशन को बोलते हैं एंडोमेट्रियोसिस। और इसकी वजह से अक्सर बहुत सी महिलाओं को तेज दर्द होता है, मगर उसको पीरियड का दर्द मान के उसके साथ धकेल दिया जाता है। ठीक है, सभी लोग समझे? और भी कई सवाल है जिससे आपको ये बात समझने में, पर मोटा मोटा ये समझिए कि जो पीरियड का जो खून जो बाहर निकलना था वो शरीर में कहीं और चला गया है। डॉक्टर लिली, अगला सवाल, तो ये जो सिचुएशन है ये कितनी कॉमन है, कितने लोगों को होती है? बहुत आम है, कभी कभी होती है? हाउ मेनी पीपल आर यूजुअली इम्पैक्टेड बाय दिस इन योर नॉलेज? So देखिए, we can say give an approximate percentage 5 से 10%, हर 100 लड़कियों में 5 से 10%। और ये हमको we are diagnosing, ये डायग्नोसिस आजकल बहुत ज्यादा हो रहे हैं, क्योंकि हम जो स्कैन्स कर लेते हैं उसमें मालूम हो जाता है। यस, और इस बीमारी के बारे में जानकारी भी आजकल ज्यादा है, इसीलिए ज्यादा लोगों को मालूम हो रही है और डायग्नोसिस भी ज्यादा हो रही है। सो अप्रोक्सीमेटली एनीवेयर usually between 5 to 10%. 10% is the upper limit. Usually you don't get that much. So it's usually around 5%. वो भी अपने आप में हमारे देश में एक बहुत बड़ा फिगर है। अगर 100 में से 10 या 5 लोगों को इतनी तेज दर्द एक ऐसी बीमारी के नाम से हो रहा है जिनका नाम वो जानते भी नहीं है, तो इलाज कैसे होगा? तो आप लोग समझे, अगर आप 100 लड़कियां हैं कमरे में, तो उसमें से 5 या 10 लोगों को एंडोमेट्रियोसिस हो सकता है, लेकिन वो क्या सोच के बैठी हैं, या उनके जो लोकल डॉक्टर या नर्स ने क्या बोल दिया, ये दर्द तो नॉर्मल है, सहते जाओ। तो ये बात आप लोग के दिमाग में ये बात जाने चाहिए कि ये हो सकता है नॉर्मल नहीं हो। क्या ये एंडोमेट्रियोसिस है, क्या ये कुछ और है, ये का पता तो चेक करने से लगेगा। तो डॉक्टर लिली, नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट पता कैसे चलेगा इट्स एंडोमेट्रियोसिस? हाउ विल वी डायग्नोस इट? व्हाट इज द प्रोसेस? कैसे पता चलता है? बहुत सारे वजह होते हैं जिससे एंडोमेट्रियोसिस होता है। एक ग्रुप ऐसे होते हैं जिसमें बहुत यंग एज में जिसको यूट्रस में अबनॉर्मैलिटीज होता है, जो डेवलपमेंटल अनोमलीज हम बोलते हैं। नॉर्मली एक यूट्रस होता है और उसको एक मुंह होता है, एक सर्विक्स बोल के, उसके जरिए से खून बाहर आ जाता है थ्रू द वजाइना। किसी एक को ये सर्विक्स ठीक से नहीं बनता है जब वो माँ के पेट के अंदर है। सो इट्स अ कंजेनाइटल, व्हाट वी कॉल अ कंजेनाइटल एनोमली। या यूट्रस 2 भाग में होते हैं, 2 हिस्से की होते हैं, और एक जगह में, एक हिस्से में कुछ रुकावट है या ब्लॉक है, तो ये ऐसे होते हैं। सो ये यंग ग्रुप ऑफ गर्ल्स में अगर पेन बहुत सीवियर है, जैसे कि वो बेहोश हो जाए, या पीरियड शुरू होने से पहले दर्द शुरू हो जाता है, और पीरियड के हर दिन और पीरियड के बाद भी इफ दे कंटिन्यू टू हैव पेन, अगर दर्द चालू रहता है या ज्यादा हो रही है, नॉर्मली फर्स्ट और सेकंड डे के बाद पीरियड का दर्द, नॉर्मल पीरियड का दर्द तो कम होना चाहिए। अगर 2 दिन के बाद भी, अगर 5 दिन 7 दिन तक दर्द है और पीरियड के बीच में भी दर्द है, तो समझो वी हैव टू रूल आउट एंडोमेट्रियोसिस, यूजुअली ड्यू टू यूट्रस में जो अबनॉर्मैलिटी होता है। फिर एक सेकंड ग्रुप होता है जो ओल्डर लोग में आता है, यूजुअली 30s एंड अबव। ओल्डर होते हुए सो दे हैव मेनी दूसरे कई प्रॉब्लम्स होते हैं, जैसे कि फाइब्रॉइड या दूसरे के सिस्ट्स, या बहुत सारे चीजें ऐसे होते हैं जिससे वी डोंट नो द रीजन, सो वी हैव थियरीज, जिससे बिकॉज फाइब्रॉइड्स की वजह से बहुत ज्यादा ब्लीडिंग है, तो द बॉडी की मैकेनिज्म उसको मॉप अप नहीं कर सकते हैं। सो इसीलिए वो सेल्स वहां बैठ जाते हैं, और जब मेंसेस का ब्लीडिंग होते है, इसमें भी पेट में भी दर्द शुरू हो जाते हैं। सो एक ग्रुप है बहुत यंग ग्रुप, टीनेजर्स की जैसे, जिसको प्रॉब्लम्स होते हैं, बहुत सीवियर पेन मेंसेस से पहले और मेंसेस के बाद भी रह जाता है दर्द, और मेंसेस के बीच वाले दिन में भी होता है दर्द। और एक दूसरा ग्रुप है जो ओल्डर है, सेक्सुअली एक्टिव है, शादीशुदा है, यूजुअली लेट 30s और 40s में, एक दूसरे रोग के साथ साथ, जैसे कि फाइब्रॉइड्स के साथ साथ ये हो जाता है, बहुत कॉमन है। और पेन का सिम्टम ऐसे होते हैं कि पहले यंगर डेज में पेन उतना ज्यादा नहीं होते, पर उम्र के साथ साथ पेन ज्यादा ही हो रही है,
और दिन भी ज्यादा हो रहे हैं, पेन वाले दिन भी बहुत ज्यादा हो रहे हैं, और मेंसेस के बीच में भी दर्द हो रही है, ऐसे लोग को इस डायग्नोसिस के बारे में सोचना चाहिए या सस्पिशन होना चाहिए, जिससे वो मेडिकल ट्रीटमेंट को they should go to a doctor and try to get a diagnosis. ओके, थैंक यू डॉक्टर लिली। तो डॉक्टर लिली ने जो बात अभी बोली वो है कि जो एंडोमेट्रियोसिस है वो कई कारणों से हो सकता है। कुछ लोगों को जो उनका जो गर्भाशय जब जन्म से ही कुछ इस तरीके से बना होता है जिसकी वजह से जो खून सही रास्ते से बाहर जाना चाहिए वो गलत रास्ते से चला जाता है, और कुछ कुछ को ये किसी इन्फेक्शन या बीमारी या कभी कभी गलती से चला जाता है। अब दो तरीके के एंडोमेट्रियोसिस देखे जाते हैं। एक जो कम उम्र में होता है, टीन एज में, किशोरावस्था में, आप में से बहुत से लोग उस उम्र में हैं, या फिर 30-32 के बाद, शादी के बाद ये होता है। जो पहला वाला केस है उसमें अगर आपको पीरियड के पहले 2 दिन के बाद भी तेज दर्द होता है, जो पीरियड का जो नॉर्मल दर्द होता है वो 1 या 2 दिन रहता है तेज, फिर वो खत्म हो जाता है। लेकिन अगर आपको पीरियड का दर्द पीरियड शुरू होने से पहले, उसके 1-2 दिन बाद, पीरियड खत्म होने के 2 दिन बाद, पूरे पीरियड में उतना ही तेज दर्द होता रहे, तो उसको नॉर्मल नहीं मानना है। आज की सबसे बड़ी जो जानकारी आपको, अगर एक चीज जानकारी अगर आपको घर लेके जानी है तो वो ये लेके जानी है कि पीरियड का दर्द जो 1-2 दिन के बाद कम नहीं होता, या आपको पीरियड के टाइम पे बेहोशी आती है, या पीरियड खत्म होने के बाद भी दर्द चलता रहता है, उस पीरियड को कोई नॉर्मल नहीं मानेगा, उसको चेक कराना है। आप में से बहुत लोग ये बोल रहे हैं कि आपने ऐसा दर्द डॉक्टर को दिखाया है और डॉक्टरों ने बोला है कि वो शादी के बाद चला जाएगा। ये सवाल हम थोड़ी देर में डॉक्टर लिली से पूछेंगे, तो आप जुड़े रहिएगा। ये सवाल बार बार निकल के आ रहा है, तो आप जुड़े रहिएगा। एंडोमेट्रियोसिस की बात खत्म करते ही हम ये वाला सवाल जरूर उठाएंगे। और दूसरी बात है कि जो लोग को शादी के बाद होता है, ये ऐसा हो सकता है कि बचपन में किशोरावस्था में उनको ये दर्द नहीं हुआ हो, लेकिन उनके शरीर में फाइब्रोसिस या सिस्ट जैसी कुछ जो अड़चने बोलते हैं वो जमा हो जाती हैं, जिसकी वजह से उनको एंडोमेट्रियोसिस का दर्द शुरू हो सकता है उस उम्र में भी। तो ऐसे में भी अगर तेज दर्द पहले नहीं था और अब शुरू हुआ है, तो हमें उसको एंडोमेट्रियोसिस या कोई भी कंडीशन मान के डॉक्टर को जरूर दिखाना चाहिए। एंडोमेट्रियोसिस से जुड़े 2 सवाल और पूछूंगी, और उसके बाद आप सभी लोग चिंता मत करें, मुझे मालूम है आप सभी के बहुत सारे खुद के सवाल हैं, डॉक्टर लिली सबके जवाब देंगी, पेशेंट रखिए। मैं एंडोमेट्रियोसिस के बारे में 2 सवाल और पूछना चाहूंगी। तो डॉक्टर लिली, आपने बोला है कि तेज दर्द हो डॉक्टर को दिखाएं। डॉक्टर को कैसे ये पता चलता है कि ये एंडोमेट्रियोसिस है? क्या अल्ट्रासाउंड होता है? कैसे डॉक्टर इस निर्णय पे, या एंडोमेट्रियोसिस या कोई भी दूसरी कंडीशन, डॉक्टर इस निर्णय पे कैसे पहुंचते हैं? हाउ डू दे डिसाइड that it's endometriosis? Is it ultrasound or what are some other checks that they will do? That's a very good question. बहुत अच्छे सवाल है ये। So one thing is, जब छोटी लड़कियां आ जाते हैं, जैसे कि एज को देखा जाए, और अगर वो पीरियड्स के साथ साथ अब्डोमेन में ब्लोटिंग होता है और पेट बड़ा होता है, या पेशाब में कोई रुकावट हो जाता है, हम ज्यादातर सोचते हैं हाँ यहाँ कोई कंजेनाइटल एनोमली, जैसे कि यूट्रस में कुछ अबनॉर्मैलिटी है। ऐसे लोगों को यूजुअली हम उंगली रख के तो अंदर तो चेक नहीं करते, जो सेक्सुअली एक्टिव नहीं है। ऐसे लोगों को ज्यादातर अल्ट्रासाउंड पहले करते हैं, और अगर उसमें कुछ भी डाउट होते हैं तो एडवांस्ड इमेजिंग को जाना चाहिए, जैसे कि एमआरआई, सुना होगा कि एमआरआई, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। उसमें ऐसे यूट्रस की अबनॉर्मैलिटी और एंडोमेट्रियोसिस सब बहुत जल्दी पकड़ सकता है उसमें, पर एक्सपेंसिव, हाँ जरा एक्सपेंसिव है। सो इसीलिए फर्स्ट लाइन ऑफ इमेजिंग होता है अल्ट्रासाउंड। तो सब लोगों को जिसको सिवियर पेन है, डॉक्टर्स यूजुअली पूछते हैं हाँ जाके अल्ट्रासाउंड करके मुझे इमेजेस लेके आइए, देख के बता देती हूँ कि कुछ प्रॉब्लम है या नहीं। ये एक ग्रुप होता है। दूसरे ग्रुप होते हैं जो ओल्डर है, जो सेक्सुअली एक्टिव है, जिसको हम चेक कर सकते हैं अंदर से, जो हम उंगली डाल के यूट्रस के अंदर, इसकी एक डिजीज एंडोमेट्रियोसिस की बीमारी की जानकारी भी डॉक्टर को होना चाहिए। अगर ऐसे डॉक्टर हो जिसको इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, तो क्या करते हैं, ये इस डायग्नोसिस को मिस कर सकते हैं।
तो जब हम उंगली अंदर डाल के चेक करते हैं वजाइना में अगर दर्द है, या कोई शादीशुदा औरत आके बोल देते हैं कि जब हम हस्बैंड के साथ कुछ रिलेशनशिप, कुछ सेक्सुअल एक्टिविटी है तो कुछ दर्द होता है पेट के अंदर, डीप दर्द होता है और वो पेन रह जाता है 1-2 दिन के लिए, तो हम एंडोमेट्रियोसिस सस्पेक्ट करते हैं और नेक्स्ट स्टेप यूजुअली होता है अल्ट्रासाउंड, और अल्ट्रासाउंड के बाद अगर कुछ शक है तो एमआरआई। सो क्लिनिकली भी हमको डॉक्टर्स को सस्पिशन होना चाहिए, हाँ ऐसे वाले एक चीज है। मैं ये क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि पहले एंडोमेट्रियोसिस की शुरुआत में अल्ट्रासाउंड या एमआरआई में कुछ नहीं मिलेंगे, सब कुछ नॉर्मल ही दिखेंगे, इसको बोलते हैं हम सब क्लिनिकल एंडोमेट्रियोसिस। पर जब हम हिस्ट्री सुनते हैं, कभी कभी हम ट्रीटमेंट दे देते, जैसे कि डॉक्टर शारदा ने बोली थी कि उसको एक कॉन्ट्रासेप्टिव का पिल दिया है या कुछ दूसरे टैबलेट जैसे कि डाइनोजस वाले टैबलेट देते हैं जिससे मेंसेस को रोक के रख सकते हैं। हम वो मेंसेस को कुछ महीने के लिए रोक के कम करके देखते हैं कि बहुत सारे इम्प्रूवमेंट है या नहीं, और उससे भी एक मालूम हो जाएगा, उसको बोलते हैं कि एम्पेरिकल ट्रीटमेंट। और जब एम्पेरिकल ट्रीटमेंट में बहुत ज्यादा रिलीफ होता है, मालूम होता है कि ये एंडोमेट्रियोसिस है। अगर यंग लड़की में इमेजिंग में कुछ नहीं निकलती है और हमको बहुत ज्यादा सस्पिशन है तो हम लैप्रोस्कोपी भी करके कंफर्म कर सकते हैं कि एंडोमेट्रियोसिस है या नहीं। बट यूजुअली वो सेकंड या थर्ड स्टेप होते हैं, हर किसी को ऑपरेशन नहीं करना चाहिए ऐसे कैजुअल तरीके से। और वो डायग्नोस्टिक लैप्रोस्कोपी बोल के एक लाइट डाल के, छोटे से छेद अम्बिलिकस के नाभि के पास डाल के लाइट अंदर डाल के देख लेते हैं। फिर यूजुअली ऑपरेशन आखिरी स्टेप होता है डायग्नोसिस में। सो फर्स्ट स्टेप अल्ट्रासाउंड, फिर एमआरआई, फिर डॉक्टर की एग्जामिनेशन, फिर ट्रीटमेंट से कितने रिलीफ होता है देखना है, और लास्ट स्टेप से ही लैप्रोस्कोपी हम करते हैं कंफर्म करने के लिए, और वो एक एब्सोल्यूट कंफर्मेशन होते हैं जो आंखों देखा डायग्नोसिस। थैंक यू डॉक्टर लिली। तो डॉक्टर लिली के हिसाब से इस चीज को पता लगाने के लिए कि एंडोमेट्रियोसिस है या नहीं, उसके 2 या 3 अलग अलग तरीके होते हैं। जो लोग यंग होते हैं, किशोरावस्था होते हैं, टीनेजर्स होते हैं, जिनकी शादी नहीं हुई होती है, उनके लिए ये देखा जाता है कि कहीं उनको जन्म से ही कुछ ऐसा विकार तो नहीं है गर्भाशय में जिसकी वजह से ये कंडीशन हो। तो उसके लिए ये देखते हैं कि कहीं पेट में कुछ, पेट बड़ा हुआ तो नहीं है, सूजन तो नहीं है, पेशाब में कुछ निकल के तो नहीं आ रहा है। तो अगर ये सारे सिम्टम्स होते हैं तो फिर डॉक्टर अल्ट्रासाउंड कराते हैं, तो ये चेक करने के लिए कि गर्भाशय में कुछ ऐसा विकार तो नहीं है, वो कुछ गलत तरीके से तो नहीं बना हुआ है जिसके कारण से वो हो रहा है, उसमें अल्ट्रासाउंड किया जाता है। लेकिन अगर कोई शादीशुदा है, सेक्सुअली एक्टिव है, तो उसमें ये डॉक्टर्स उंगली डाल के भी चेक करते हैं देखने के लिए कि अंदर कुछ वो तो नहीं है, और ये भी पता, उनसे और बहुत सारे सवाल भी पूछते हैं डॉक्टर्स कि क्या सेक्स करने के टाइम पे दर्द तो नहीं होता है। तो वो सारे सवालों के जवाब के बेसिस के ऊपर फिर अल्ट्रासाउंड का वो करते हैं, क्योंकि कभी कभी ऐसा हो सकता है कि अल्ट्रासाउंड में भी ना निकल के आए। तो अल्ट्रासाउंड का रिपोर्ट जो आ रहा है और डॉक्टर जो खुद चेक कर रहे हैं और आप जो उनको बता रहे हैं, जो हिस्ट्री दे रहे हैं, उन तीनों को जोड़ के डॉक्टर कुछ इलाज शुरू करते हैं। कभी कभी इलाज एक जनरल इलाज हो सकता है जहाँ पे कुछ दवाइयां दी जाए दर्द कम करने के लिए, और डॉक्टर देखते हैं कि दर्द किस हिसाब से कम हो रहा है। दर्द जिस हिसाब से कम हो रहा है उसको स्टडी करके भी डॉक्टर एंडोमेट्रियोसिस तक पहुंच सकते हैं कि हाँ, जिस हिसाब से दर्द कम हो रहा है, ऐसा लगता है कि एंडोमेट्रियोसिस है, तो फिर वो दोबारा अल्ट्रासाउंड भी करवा सकते हैं आपको दोबारा चेक करने के लिए। तो ये थोड़ा सा लंबा प्रोसेस है, थोड़ा समझने में टाइम लग सकता है, और कभी कभी ऐसा होता है कि पहली बार में कुछ नहीं आया तो हताश नहीं होना है, डॉक्टर के पास जाके ट्रीटमेंट जो वो ट्राई कर रहे हैं उनके साथ जारी रखना चाहिए ताकि वो आपकी प्रॉब्लम तक पहुंच सके। एंडोमेट्रियोसिस उन बीमारियों में से एक है जिनमें पहुंचने में टाइम लग सकता है। डॉक्टर लिली, तो फिर अगर एंडोमेट्रियोसिस का इलाज ना हो टाइम से या नहीं पकड़ा जाए तो उसका क्या इफेक्ट हो सकता है? ओके, तो सब लोग का एक वहम है
ये तो हम आजकल की लड़कियों या औरतों में ये वहम है कि बॉडी नॉर्मल रहने के लिए हर महीना पीरियड होना चाहिए। तो ये दिस इज अ वहम। मैं क्यों बोल रही हूँ कि आगे के जमाने में लड़की बड़ी होते ही शादी हो जाती थी, फिर बच्चे, फिर ब्रेस्ट फीडिंग, फिर बच्चे, फिर ब्रेस्ट फीडिंग। तो इस चक्कर में पीरियड्स बहुत कम होते थे और इसीलिए ये एंडोमेट्रियोसिस वाला जैसे प्रॉब्लम्स भी बहुत कम था आगे के जमाने में। आजकल जो हमको पीरियड्स हर महीना होता है, हम लड़कियां इंडिपेंडेंट होते हैं, औरतें इंडिपेंडेंट होते हैं, हमको 1 या 2 बच्चे के ज्यादा तो हम नहीं चाहते हैं, तो हम जिसको पीरियड हर महीना होता है उससे ये रिस्क ज्यादा बढ़ ही जाता है। तो जब आप पीरियड डॉक्टर के पास आ जाता है, डॉक्टर कभी कभी हार्मोन वाले टैबलेट देते हैं जिसको एंडोमेट्रियोसिस को बंद करके रखने के लिए, ओके, मेंसेस को बंद करके रखने के लिए। तो ये ब्लड और कहीं नहीं जाएंगे, क्योंकि ब्लड तो बनता है कि ये जो यूट्रस के लाइनिंग जब निकल जाता है, ओके, सो ये अंदर वाला सेल्स जो बैठा है उसको सुखाने के लिए ये दवाई देते हैं। अगर पीरियड उसके ऊपर बार बार हो जाता है तो ये बढ़ते ही जाएंगे, ये कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। और आसपास के जो भी ऑर्गन्स है, जैसे कि पेशाब, किडनी से 2 ट्यूब आता है पेशाब की थैली को, उसको यूरेटर बोलते हैं, वो यूट्रस के बहुत पास बगल में ही होता है, वो जकड़ जाता है या इट गेट्स कॉट इन दिस, ओके, एक साथ चिपक जाता है। फिर रेक्टम जो पीछे पैखाना का जो नाला होता है, जो रेक्टम भी इसके साथ आके चिपक जाता है। सो अच्छा होगा कि वे पहले वाले स्टेजेस में पकड़ ले, इसका डायग्नोसिस हो जाए। किसी एक को ओवरीज के ऊपर सिस्ट बन जाता है, इसको चॉकलेट सिस्ट बोलते हैं। हाँ, आपको याद रहेंगे ये बात, चॉकलेट सिस्ट, क्योंकि आप सब लोगों को तो चॉकलेट पसंद ही है। इसमें खून ऐसे इकट्ठा हो जाते हैं जो चॉकलेट रंग का है। तो ये चॉकलेट सिस्ट जिसको है, डायग्नोसिस बहुत जल्दी हो जाते हैं और डॉक्टर की तरफ से हमको इलाज देना चाहिए हार्मोन्स के साथ, जिससे पीरियड्स को बंद कर दे, जिससे ये पूरा सेल सूख जाएंगे। और ये क्रॉनिक प्रोसेस है, जैसे कि डायबिटीज या थायराइड वाले प्रॉब्लम, जिसको जिंदगी भर दवाई लेना पड़ता है। पर एक एनकरेजिंग बात है कि अगर प्रेगनेंसी हो जाए, ऐसे वाले अगर ये डिजीज प्रोग्रेस हो गए तो प्रेगनेंसी रोकने में भी प्रॉब्लम्स हो सकता है। इसीलिए जिस किसी को एंडोमेट्रियोसिस की डायग्नोसिस है, ट्रीटमेंट लेना ही बेहतर है, नहीं तो ये डिजीज प्रोग्रेस, ये बीमारी प्रोग्रेस होते ही जाएंगे और अगल बगल में जो भी नेबरिंग ऑर्गन्स है इस प्रोसेस में इन्वॉल्व हो जाता है, पेन और भी ज्यादा बढ़ जाता है, किसी एक को किडनी का फंक्शन को लॉस भी हो जाता है। ऐसे बहुत सारी लड़कियों को हमने देखे हैं। ये यूरेटर इसके अंदर प्रोसेस में इन्वॉल्व हो जाते हैं। इसीलिए जब एंडोमेट्रियोसिस का डायग्नोसिस हो जाता है, you have to take some form of treatment जिससे we control the number of periods या periods को बंद करके रखना है जब तक we need periods for the purpose of reproduction, बच्चा होने के लिए। सो वो तो बहुत अलग बात होते है, तो स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास जाना चाहिए। ऐसे नहीं है हाँ कि अभी मेरे दर्द तो कम हो गई है, हम रोक के रखेंगे, फिर दोबारा 6 महीने के अंदर अंदर दोबारा पूरा दर्द, पूरा सिलसिला शुरू हो जाएंगे। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू कंसिडर लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट। आई होप दैट्स क्लियर। थैंक यू डॉक्टर लिली। तो एंडोमेट्रियोसिस या तेज दर्द को इग्नोर करने का जो खासकर इस बीमारी का जो नुकसान वो ये है कि चूंकि क्या कारण है कि भाई जो खून और जो निकल रहा है माहवारी के टाइम पे जो फ्लूइड, वो सही से निकलने की जगह कहीं और जा रहा है। तो आप ये समझिए कि आपके जो अगल बगल वाले ऑर्गन हैं, पेशाब की थैली हो गई, मल की थैली हो गई, मल का रास्ता हो गया, या फिर किडनी हो गई, ये उनको इम्पैक्ट कर सकता है।
तो सिर्फ ये आपके पीरियड की बात नहीं रह जाएगी, ये आपके जो बाकी ऑर्गन हैं, बाकी जो अंग हैं, उनको भी उनमें भी बहुत दिक्कत खड़ी कर सकता है। और साथ ही साथ अगर इसकी वजह से हम आपके गर्भाशय के अंदर सिस्ट बनना शुरू हो गया, जिसका नाम चॉकलेट सिस्ट भी है, तो उससे आगे जाके आपको प्रेगनेंसी में भी दिक्कत हो सकती है। तो कई बार कहते हैं ना कि पेन तो है, नॉर्मल है, प्रेगनेंसी के बाद ठीक हो जाएगा। प्रेगनेंसी होने में ही दिक्कत हो जाएगी अगर हमने उस पेन को उसको डॉक्टर को नहीं दिखा के ठीक नहीं किया। तो एंडोमेट्रियोसिस के बारे में हमने आज काफी सारी सवाल पूछे आपसे, काफी सारे जवाब भी मिले। थैंक यू डॉक्टर लिली। कोई आखिरी 2 या 3 इंपॉर्टेंट टिप जो आप एंडोमेट्रियोसिस के से बारे में हमारे ऑडियंस को देना चाहें, और उसके बाद हम अपनी ऑडियंस के सवाल आपके सामने रखेंगे। सो एनी फाइनल 2 or 3 टिप्स दैट यू वुड लाइक टू गिव? 2 or 3 टिप्स। अगर बहुत सीवियर पेन हो रही है और प्रोग्रेसिव पेन बढ़ते ही जा रहा है, जैसे कि उम्र के साथ साथ से पहले तो मुझे सिर्फ 2 दिन का दर्द है, अभी तो 5 दिन का है, इट इज रुकावट हो रही है, आई कैन नॉट गो टू कॉलेज, काम नहीं कर सकती है, घर में भी घर का व्हाट डू यू से कुकिंग ये सब भी नहीं कर सकती हूँ, एक्टिविटीज ऑफ डेली लिविंग बोलते हैं इसको। अगर क्वालिटी ऑफ लाइफ में बहुत कमती हो रही है तो डेफिनेटली प्लीज गो एंड सी अ डॉक्टर। दिस टू रूल आउट द डायग्नोसिस बेहतर होगा, क्योंकि अगर ऐसे वाले ज्यादा लड़कियों में नहीं होते हैं डायग्नोसिस, पर जिसको है ट्रीटमेंट इंस्टीट्यूट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर जो भी ट्रीटमेंट है उससे मेंसेस को रोकने का ट्रीटमेंट होता है। ऐसे नहीं, जरूरी नहीं है कि बॉडी नॉर्मल रहने के लिए हर महीना पीरियड्स हो, और अगर डॉक्टर दवाई के जरिए से मेंसेस को रोक के रख रहे हैं तो एक खून और कहीं नहीं जा रहे हैं। और ये 2 दाग धब्बे होते हैं ये एंडोमेट्रियोसिस वाले सेल्स के पेट के अंदर, इसको सुखाने के लिए we have to give treatment to stop your periods। बहुत सारे टाइप के ट्रीटमेंट होते हैं जिसके अपने अपने साइड इफेक्ट्स होते हैं, पर अगर मैं एक बात बोल देती हूँ तो बुरा मत सोचना, शादी का भी साइड इफेक्ट्स होते हैं। ऐसे एक चल भी था बॉलीवुड में, शादी के साइड इफेक्ट्स। ओके, हर किसी, हमारे सोच का भी साइड इफेक्ट्स है, फूड का भी साइड इफेक्ट्स है, तो ऐसे कोई भी इलाज नहीं है जिसका साइड इफेक्ट नहीं है। पर हम ऐसे सोचना चाहिए जब हम आम आदमी जो डॉक्टर के पास जा रहे हैं, हाँ क्या मुझे इतना इतराज हो रहे हैं इस प्रॉब्लम से जिसके लिए मुझे ट्रीटमेंट चाहिए, या दूसरा कोई इफेक्ट होगा अगर मैंने ट्रीटमेंट नहीं लिया, तो वी हैव टू थिंक व्हाट इज द बेनिफिट वर्सेस द लॉस, और हाउ मच डू यू नीड द ट्रीटमेंट। अगर किसी भूखा है तभी तो होटल को जाएंगे खाने के लिए, और होटल को जाते ही यू हैव द रिस्क ऑफ डायरिया, हेपेटाइटिस, फिर भी अगर हमें जोर से भूख लगे तो जाना पड़ेंगे ही ना। ऐसे ही प्रॉब्लम है एंडोमेट्रियोसिस, जिसको ट्रीटमेंट जरूरी है, तो जो भी साइड इफेक्ट है वो एक्सेप्ट करके यू विल हैव टू प्रोसीड। फिर तीसरी एक जरूरी बात है कि हर किसी को ऑपरेशन करने से पूरा राहत तो नहीं होगा, राहत तो टेम्पररी होंगे। तो अगर ऑपरेशन करके ये प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी, ये सोच भी रॉन्ग है, गलत है। सो सर्जरी इज जस्ट फॉर डायग्नोसिस या टेम्पररी रिलीफ के लिए। अगर हम सर्जरी कर भी दिया तो उसके बाद भी ट्रीटमेंट को, मेडिकल ट्रीटमेंट को जारी रखना जरूरी है, नहीं तो डिजीज में प्रोग्रेस हो जाएंगे और अगल बगल वाला इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स, एसेंशियल ऑर्गन्स को डैमेज हो सकते हैं, जिससे बाद में फ्यूचर में बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। I think you may have questions about pregnancy because that's a whole separate section. Pregnancy वाले बातें, हाँ डेफिनेटली इस प्रॉब्लम में सेक्स में प्रॉब्लम हो सकते हैं, मैरिज में तो सेक्स इज वन पार्ट ऑफ इट, बच्चे तो दूसरी बात है उसके, दोनों एरियाज में प्रॉब्लम हो सकती है, इसीलिए जल्दी से ही डॉक्टर को मिलके ट्रीटमेंट इंस्टीट्यूट करना बहुत जरूरी है। ठीक है, थैंक यू डॉक्टर ली।
तो जल्दी से 3 टिप की समरी देती हूँ। पहली बात तो अगर इतना तेज दर्द हो रहा है कि आप अपनी नॉर्मल जिंदगी नहीं जी पा रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग दर्द को सह जाते हैं कह के कि ये तो पीरियड का दर्द है, लेकिन अगर आप स्कूल कॉलेज नहीं जा रहे हैं, पूरे दिन घर में लेटे हुए हैं, घर के काम नहीं कर रहे पा रहे हैं, तो ऐसे तेज दर्द को इग्नोर नहीं करना है, उसको डॉक्टर के को जरूर दिखाना है। अब इसमें बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि अरे उससे तो दवाई देंगे, ये देंगे, साइड इफेक्ट होंगे, लेकिन ये निर्णय आपको लेना है कि आप हर चीज के फायदे नुकसान होते हैं, नफा नुकसान होते हैं। तो आपको ये डिसीजन लेना है कि मेरी जिंदगी की क्वालिटी कितनी अच्छी है। अगर मैं बिल्कुल ही इतने तेज पेन में काम नहीं कर पा रही, कुछ नहीं कर पा रही हूँ, तो मुझे डॉक्टर से जाके पता तो करना चाहिए कि इलाज क्या है, उसके क्या साइड इफेक्ट है। हो सकता है कि वो जो साइड इफेक्ट है वो मेरी अभी की जिंदगी से बेहतर हो। तो ये सोचना जरूरी है कि क्या नुकसान है, क्या फायदा है, और जाके दर्द को इग्नोर नहीं करना चाहिए, ट्रीटमेंट लेना चाहिए। दूसरी बात ये, ट्रीटमेंट नहीं लेंगे तो कुछ ऐसे अंग है जो जरूरी अंग है, जैसे किडनी फेल होने के बाद तो जिंदा नहीं रह सकता अगर दोनों किडनी फेल हो जाएं, या फिर हमारे दूसरे ऐसे ऐसे अंगों में ये बीमारी पहुंच जाए जिसकी वजह से हमारी जिंदगी ना चल पाए, तो नुकसान है, इसलिए ट्रीटमेंट जरूरी है। तीसरी बात ये कि इसके शादी, जैसे शादी होना, वो सेक्स का एक्सपीरियंस, बच्चे का एक्सपीरियंस आप बहुत लोगों की जिंदगी में इंपॉर्टेंट होता है। तो अगर वो एक्सपीरियंस को भी खुशनुमा बनाना है, उसमें दर्द ना हो, उसमें तकलीफ ना हो, तो उसके लिए भी बहुत जरूरी है कि हम इसका इलाज लें। तो ये जो 2-3 बातें हैं उनको दिमाग में रखना बहुत जरूरी है, ताकि आप वो डिसीजन ले सको कि हाँ मुझे इस चीज को ठीक करना है। तो ये तो हुई एंडोमेट्रियोसिस को लेके खूब सारी जरूरी बातें। मैंने बहुत कुछ सीखा आज, इवन दो आई हैव बीन वर्किंग इन दिस फील्ड, एंड एवरी टाइम आई फील कि पीरियड्स के बारे में कितना जाना जा सकता है, लेकिन मैं हर बार कोई नई चीज सीखती हूँ। सो थैंक यू डॉक्टर लिली। और मैं ये भी जानती Welcome, हूँ, Dr. Aarti, and it's very nice to know how well you explain it in layman's terms. Thank you very much. That's very good, Doctor. थैंक यू सो मच, इट्स माय प्लेजर। तो अब मैं ये जानती हूँ कि हमारे साथ जितनी भी लड़कियां जुड़ी हुई हैं वो एकदम क्यूरियस हो रही हैं, कुलबुला रही हैं अपने सवाल पूछने के लिए आपसे। तो अब समय है आप सबके सवालों का। मैं एक एक करके आपका नाम लेके बुलाऊंगी, अपना सवाल पूछें। कोशिश करें कि अपना सवाल टाइटली कम समय में पूछें ताकि सबको मौका मिल सके। और कुछ लोगों के सवाल मैंने नोट भी कर लिए हैं, तो मैं एक सवाल आपको बुलाऊंगी, फिर एक सवाल जो मैंने नोट किया है वो पूछूंगी। तो सब लोग अपने सवाल तैयार कर लें। अब आपके सवालों की बारी है। सवाल पीरियड्स पेन पे फोकस्ड रखिएगा, उसी टॉपिक पे रखिएगा, क्योंकि जैसे डॉक्टर लिली ने कहा कि टॉपिक बहुत है, लेकिन आज हम बात कर रहे हैं दर्द वाले पीरियड्स की। तो सबसे पहले पुंटी, आपका हाथ बहुत देर से ऊपर है। पुंटी, आपका सवाल क्या है डॉक्टर लिली के लिए? ओके, गुड इवनिंग मैम। मेरा सवाल ये है कि ये प्रॉब्लम मुझे है, मैं अपना इलाज करवा रही हूँ और मुझे 3 महीने कंटिन्यू इसमें दवा मुझे चल रहा है। तो 2 सवालें थी कि अगर मैं कंटिन्यू दवा यूज कर रही हूँ और किसी दिन छूट गया, मिस हो गया मुझसे, दवा मैं नहीं खा पाई, तो उसका साइड इफेक्ट कुछ है कि नहीं, मुझे प्रॉब्लम हो जाएगा, मुझे लेना ही है किसी, ये हो गया। और दूसरा ये है कि अगर इस तरह का कुछ प्रॉब्लम है मुझे, और जो ओवरी में सिस्ट मेरा नहीं है लेकिन वो किडनी में सिस्ट है, तो क्या ये पीरियड के ही उसके ही कारण है? जैसे कि मुझे पीरियड में काफी पेन होते हैं और वो 2 महीने लेट, 1 महीने 15 दिन, 1.5 महीने लेट ऐसे आते हैं, और आते हैं तो काफी ज्यादा ब्लडिंग और पेन काफी हैवी होता था। तो मैं ये गई थी डॉक्टर के पास, तो डॉक्टर ने बहुत सवाल किया मेरे से कि क्या कभी किसी के साथ रिलेशनशिप में आई हो कि तुम ये नहीं हो रहा है, तुम्हारा पीरियड नहीं आ रहा है, ये वो। तो काफी सवालों का जवाब देना पड़ा, लेकिन फिर भी अल्ट्रासाउंड था, तो अल्ट्रासाउंड में पता चला ऐसा तो मेरा कुछ था नहीं और निकला नहीं, लेकिन जो प्रॉब्लम थी ओवरी में वो निकल के आई। तो उसके दौरान मुझे दवा चल रही है। तो मेरी ये 2 प्रॉब्लम है कि इनके कारण क्या जो सिस्ट मुझे किडनी में भी है, तो इन्हीं के कारण है क्या? और जो मैं दवा भी यूज कर रही हूँ और वो दवा अगर मिस हो जाता है तो फिर उसके क्या साइड इफेक्ट है या कोई दिक्कत नहीं है? 2 सवाल में। Thank you, Punti, for the question. I'll try to answer your question because आपको सिर्फ एक प्रॉब्लम नहीं है और ये एंडोमेट्रियोसिस वाले प्रॉब्लम नहीं लग रही है, ये बहुत कॉमन वाले प्रॉब्लम पीसीओडी के जैसे लग रहे हैं, जिससे आपको पीरियड लेट हो रही है और इसीलिए बहुत हेवी हो रही है। जरूर पीरियड बहुत देर से होने से कुछ अपने प्रॉब्लम्स होते हैं यूट्रस में बाद में, और इसको पॉलिसिस्टिक ओवरीज बोलते हैं, वो अलग से एक टॉपिक है और बहुत बड़ा टॉपिक है ये पीसीओडी वाले प्रॉब्लम।
और ये जो किडनीज में जो सिस्ट है ये इससे लिंक्ड नहीं है, यूट्रस से लिंक्ड नहीं है। किडनीज का सिस्ट अलग का प्रॉब्लम होते हैं। बहुत सारे लोग को सिंपल सिस्ट होते हैं या किसी और को अडल्ट पॉलीसिस्टिक किडनीज होते हैं जिसको हेरिडिटरी बोलते हैं, जिसको माँ बाप को भी होते हैं, ऐसे लड़कियों को भी होते हैं। वो यूरोलॉजिस्ट का प्रॉब्लम है और वो यूट्रस से संबंधित तो नहीं है, पीरियड से संबंधित तो नहीं है। पर जिसको आपके जो आप बोलने से दूसरे एक सवाल पूछे थे कि क्या मैं हर बार टैबलेट ले लूं? हाँ, अगर पेन बहुत ज्यादा है 1 या 2 दिन के लिए हर महीना लेने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, टैबलेट्स तो ले सकते हैं। और अगर वो दर्द इज नॉट रिलेटेड टू एंडोमेट्रियोसिस तो बहुत अगर सह सकती है तो नहीं लेने से भी काम चलेंगे। पर अगर आपको इंटरफेरेंस हो रहे हैं डेली लाइफ से जरूर ले लीजिएगा, कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। 1 या 2 दिन के लिए टैबलेट लेने से, एंटीस्पैस्मोडिक वाले टैबलेट जिससे यूट्रस का मसल का कॉन्ट्रैक्शन कम करने के लिए, देयर इज नो प्रॉब्लम, लाइफ लॉन्ग भी ले सकते हैं। पर अगर किडनी में सिस्ट है तो ज्यादा टैबलेट्स ना ले, जैसे कि पेन किलर या कुछ, बिकॉज उसको भी उससे भी किडनी को अफेक्ट हो सकते हैं। तो आप डॉक्टर से देख के इसको पूछना चाहिए कि आपका क्रिएटिनिन वाला किडनी वाले टेस्ट नॉर्मल है या नहीं, क्या आप एक टैबलेट ए वाला टैबलेट कंटिन्यू कर सकते हैं हर महीने या नहीं, ये पूछना चाहिए। फिर पीसीओडी वाले प्रॉब्लम के लिए अलग ही ट्रीटमेंट है और अलग ही रिस्क है। मैं इसमें थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन करना चाहूंगी पुंटी, जो आपको दवाई दी गई है वो आपको गायनेकोलॉजिस्ट ने दी है? वो गायनेकोलॉजी की स्पेशलिस्ट है पुंटी? अच्छा, ठीक है। तो जैसा कि डॉक्टर लिली ने कहा, आपको क्लियर हो गई बातें? 2 चीजें हैं। एक, हाँ पुंती, आपको क्लियर हो गई? यस मैम, क्लियर। ठीक है। तो जो आपको दवाइयां गायनेकोलॉजिस्ट ने दी हैं, जैसे डॉक्टर उन्होंने कहा कि ये एंडोमेट्रियोसिस नहीं लग रहा है, पर हो सकता है आपको पीसीओडी या जिसको सिस्ट या फाइब्रोसिस टाइप की जो चीज है वो आपके अंदर हो, जिसकी वजह से आपकी दवाइयां चल रही हैं। अगर आपकी उनकी दवाइयां चल रही हैं पीसीओडी पीसीओएस की, तो वो आपको रेगुलरली लेनी चाहिए। अगर आप पेन किलर, दर्द के लिए पेन के लिए ले रहे हैं तो 1 या 2 गोलियां लेना ठीक होता है। लेकिन अगर सिर्फ आप गोलियों पे बिल्कुल ही निर्भर हो गए हैं अपने दर्द के लिए, तो डॉक्टर को दिखा लेना चाहिए। लेकिन जो आपकी दवाई है वो तो रेगुलर चल रही है, तो मेरे ख्याल से उसको रेगुलर लेना चाहिए। 1 या 2। डॉक्टर लिली, अगर कोई पीसीओडी या पीसीओएस की कोई मेडिसिन चल रही हो, वो 1 या 2 दिन मिस हो जाए बीच में, तो कोई दिक्कत है क्या? हाँ, यूजुअली वो तो हार्मोनल पिल्स होते हैं तो मिस नहीं करना चाहिए। ये जो पीरियड दर्द वाली गोली तो यूजुअली एंटीस्पैस्मोडिक और पेन किलर होता है, वो 1-2 मिस करने से भी कुछ प्रॉब्लम नहीं है। पर अगर पीसीओडी का कुछ प्रॉब्लम टैबलेट्स चल रही है तो वो रेगुलर लेनी चाहिए, क्योंकि वो हार्मोनल टैबलेट्स है। अगर इरेगुलर हो रही है तो इरेगुलर ब्लीडिंग भी शुरू हो सकती है और प्रॉब्लम भी कंट्रोल नहीं हो पाता। थैंक यू डॉक्टर लिली। तो पुंती, आपकी बात का जवाब ये है कि अगर आप पीसीओएस पीसीओडी के लिए जो दवाइयां ले रही हैं उनको आपको नहीं मिस करना है, वो आपके हार्मोन्स को बैलेंस में रख रही हैं, तो वो 1 या 2 दिन से भी वो हार्मोन जो कोशिश कर रही हैं वो दवाइयां, वो बिगड़ जाएगा, उसकी वजह से आपको इरेगुलर पीरियड हो सकते हैं। तो अगर आप डॉक्टर के पास गए हैं, पीसीओएस पीसीओडी इन तरह की बीमारियों की आपकी दवाइयां चल रही हैं या हार्मोन्स की गोलियां होती हैं, इनको ठीक से लेना बहुत बहुत जरूरी है। तो वो मिस नहीं होनी चाहिए। थैंक यू डॉक्टर लिली, थैंक यू पुंती। अब एक सवाल मैं पूछूंगी जो कि काफी लोगों का आ रहा है कि डॉक्टर लिली, बहुत सारी हमारे जो ये छोटे शहरों में हमारे डॉक्टर्स हैं जो जाते हैं, तो बहुत सारी लड़कियां कह रही हैं कि वो चाहती हैं, उनको बहुत दर्द होता है, वो डॉक्टर के पास जाती हैं और डॉक्टर उनको बोल देते हैं कुछ नहीं है, शादी के बाद ठीक हो जाएगा। इसमें कितनी सच्चाई है? और अगर उनको वो ऐसा बोलती हैं तो लड़कियों को क्या करना या क्या कहना चाहिए? व्हाट शुड दे से एंड डू फॉर डॉक्टर्स टू टेक देयर पेन सीरियसली? ओके, देखो, हमेशा जो शादी और यूट्रस के दर्द में कोई भी रिलेशनशिप नहीं है। ओके, इतना तो क्लियर करनी चाहती हूँ कि शादी में जो सेक्सुअल एक्टिविटी शुरू होता है, सेक्सुअल एक्टिविटी अलग है। पर हाँ, ऐसी है कि अगर शादी के बाद बच्चा हो जाए और वो भी नॉर्मल डिलीवरी हो जाए तो बच्चेदानी का मुंह, जो सर्विक्स बोलता है, जरा और खुल जाता है, जिसकी वजह से क्लॉट को बाहर आने में और आसान हो सकता है। सो इसीलिए
शादी और डिलीवरी के बाद, शादी के बाद नहीं, डिलीवरी के बाद, और वो भी वजाइनल डिलीवरी के बाद बहुत सारी लड़कियों को दर्द जरा कम होती है, क्योंकि बच्चेदानी का मुंह जरा नरम होता है और खुल जाता है थोड़े बहुत, जिससे क्लॉट्स बाहर आने में बहुत आसानी से होता है, और यूट्रस का स्पैज्म कॉन्ट्रैक्शन, ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन की जरूरत नहीं पड़ता है, इसीलिए कम कॉन्ट्रैक्शन में ही खून बाहर निकल आ जाता है, इसीलिए दर्द कम होते। सिर्फ शादी होने से कुछ भी दर्द कम नहीं होगा, बिकॉज शादी और सेक्सुअल एक्टिविटी और यूट्रस की खुलने में कोई भी रिलेशनशिप नहीं, ये तो क्लियर होने चाहिए, ठीक है। डिलीवरी, वजाइनल डिलीवरी से किसी को दर्द कम होती है, वो भी सिजेरियन के साथ नहीं। तो ऐसे में जो लड़कियां हैं वो डॉक्टर्स को क्या कह सकती है? व्हाट कैन दे टेल द डॉक्टर टू फॉर देम टू इन्वेस्टिगेट इट टू द नेक्स्ट लेवल? ओके, सो आजकल तो डॉक्टर्स को भी, आई एम सॉरी टू से इट, बट बहुत क्या होता है कि ये बिजनेस वाले जैसे बात, बहुत सारे डॉक्टर्स ऐसे होते हैं कि जिसको उसको एक स्कैन सेंटर से कोई कनेक्शन हो या स्कैन्स लेना चाहते हैं, सो दे आर ऑल्सो वेरी हैप्पी। सो पूछो, आप डॉक्टर से खोल के पूछो कि डॉक्टर क्या मैं स्कैन कर सकती हूँ, कि मालूम हो जाए कि सब कुछ नॉर्मल है या नहीं। पूछने से तो कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई इतराज नहीं, डॉक्टर को भी बुरा नहीं लगेंगे, तो वो हैप्पी से स्कैन लिख के देंगे, तो आपको भी मालूम हो जाएंगे कि सब कुछ ठीक हो है या नहीं। और अगर बहुत ज्यादा दर्द है और डॉक्टर नॉट टेकिंग नोटिस, फिर डॉक्टर बहुत सारा हायर सेंटर को जाइएगा और जरा पूछ के मालूम तो हो जाए कि कुछ सीरियस बात नहीं है। थैंक यू डॉक्टर लिली, बहुत अच्छी अच्छी टिप्स मिली हैं। मैं हिंदी में और डिटेल में समझा देती हूँ क्योंकि ये बहुत जरूरी है। तो दो चीजें डॉक्टर लिली ने बोली हैं कि पहली बात तो उस तरीके का दर्द कम होता है शादी के बाद का कोई दर्द कम नहीं होता है। शादी और सेक्स का पीरियड के दर्द से कोई लेना देना नहीं है। दर्द एक कंडीशन में कम हो सकता है, जब बच्चा होता है, पहली डिलीवरी के बाद जो हमारा यूट्रस है, गर्भाशय है, उसका मुंह थोड़ा सा खुल सकता है। तो उससे क्या होता है कि जो हमारा नॉर्मल पीरियड वाला जो दर्द अगर वो आपको तेज होता है, तो जो खुलने बंद होने का जो प्रोसेस होता है वो थोड़ा आसान हो जाता है, तो दर्द कम हो सकता है। लेकिन ये मेरे ख्याल से वो वाला दर्द होगा जो पीरियड यूट्रस के मूवमेंट से जुड़ा दर्द है। अगर कोई और कारण से दर्द हो रहा है, वो एंडोमेट्रियोसिस है, पीसीओएस है, या कोई और कारण है, तो वो डिलीवरी से कम नहीं होगा। तो अगर आपको वो वाला दर्द है जो पीरियड के 1-2 दिन में तेज होता है लेकिन उसके बाद ठीक हो जाता है, और अगर ऐसा पीरियड है कि जो नहीं ठीक होता, तो वो शादी के बाद भी ठीक नहीं होगा, बच्चे के बाद भी ठीक नहीं होगा। तो आपको डॉक्टर से अब तो आपके पास जानकारी है, आज बहुत सारा ज्ञान लिया आपने, तो आपको डॉक्टर को बोलना है कि डॉक्टर मेरा ये जो दर्द है वो वाला नहीं है जो सिर्फ पीरियड के 1-2 दिन में होता है, मेरा लंबा चलता है, मेरा बहुत तेज होता है। तो आपको, मैंने इस बारे में जानकारी ली है डॉक्टर लिली से, और मुझे लगता है कि जो उन्होंने मुझे सिम्टम बताए थे उसके हिसाब से इसको आपको प्लीज मेरे लिए चेक कर दीजिए। क्या आप मेरे लिए एक अल्ट्रासाउंड करके चेक कर सकती हैं? क्योंकि ये दर्द, मैं समझती हूँ कि कुछ पीरियड का दर्द नॉर्मल होता है, मैं ये भी समझती हूँ कि कुछ तरीके के दर्द प्रेगनेंसी के बाद, बच्चा होने के बाद ठीक हो सकते हैं, लेकिन जितनी मैंने अभी तक जानकारी ली है उस हिसाब से ये दर्द वो दर्द नहीं है। तो मैं चाहती हूँ कि आप अल्ट्रासाउंड करके प्लीज चेक करें। अगर डॉक्टर आपको फिर भी सीरियसली नहीं लेता है तो डॉक्टर बदले, दूसरे डॉक्टर के पास जाएं, हताश ना हो। डॉक्टर आपको सिर्फ सलाह दे सकते हैं, आपके लिए निर्णय नहीं ले सकते। दे कैन नॉट डिसाइड फॉर यू, आप ही को खुद डिसाइड करना पड़ेगा। तो डिसीजन किसके हाथ में है, निर्णय किसके हाथ में है? आपके हाथ में। अगर वो डॉक्टर आपकी बात नहीं समझ पा रहे हैं तो दूसरे डॉक्टर के पास जाए। तो आज आप सब लोगों ने क्या जानकारी ली कि पीरियड का जो दर्द है, वो जो पहले दूसरे दिन में तेज दर्द होता है, वो प्रेगनेंसी के बाद कम हो सकता है। लेकिन ऐसा दर्द जो पीरियड के पूरे टाइम चलता रहे, बहुत तेज हो, पीरियड के बाद भी चलता रहे, उसके, क्योंकि उसका कुछ एक कारण होता है जैसे कि एंडोमेट्रियोसिस, वो जरूरी नहीं है कि वो कम हो। और तीसरी बात, आप डॉक्टर से अल्ट्रासाउंड करने की रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि डॉक्टर प्लीज एक बार चेक कर लीजिए, हो सकता है प्रेगनेंसी के बाद कम हो जाए, लेकिन तब तक मैं नहीं रुक सकती हूँ, प्लीज आप मेरे लिए चेक कर लीजिए। फिर भी डॉक्टर ना सुने तो दूसरे डॉक्टर के पास जाए। तो आज एक, क्या बोलते हैं उसको, हमें एक पूरी स्टेप बाय स्टेप डॉक्टर लिली ने सलाह दी है, एडवाइस दी है, तो उसको जरूर फॉलो करेंगे। अगला सवाल कौन पूछना चाहेगा?
पीरियड्स में ब्लड क्लॉट्स क्यों आते हैं, जो थक्का थक्का वाला खून आता है वो क्यों आता है डॉक्टर लिली? ये सवाल आ रहा है पूजा से। और उसमें ये भी पूछ रही हैं कि जब दर्द, पीरियड्स में सिर्फ दर्द होता है, ब्लड बहुत कम आता है, और आता भी है तो क्लॉट्स की तरह आता है। So what they are trying to say is that when they get their periods, those it is very painful and the blood flow is only in the form of clots. तो वो clots क्यों है और क्या उनका दर्द से कोई लिंक है? Okay, so first I want to tell you is जब periods का खून अमाउंट तो हर किसी को अलग अलग से होती है, पर एक अपर लिमिट है। जैसे आरती ने बताया था इस पीरियड, इस प्रोग्राम से पहले ही, जैसे कि 3 बड़े चम्मच 3 टेबलस्पून 60 ml से ज्यादा नहीं होना चाहिए। नॉर्मली मेंसेस का खून वाटरी होता है, फ्लूइड होता है, पर अगर छोटे छोटे क्लॉट्स आना बहुत नॉर्मल सी बात है। ओके, और जब क्लॉट्स बड़ा हो जाता है, जैसे कि 50 पैसा कॉइन से बड़ा या 1 रुपया कॉइन से बड़ा होता है, जैसे कि 1 या 2 इंच वाले बड़े साइज का क्लॉट्स होते हैं, इसका मतलब होता है कि ब्लीडिंग बहुत हेवी हो रही है। ओके, वो तो दैट्स वन ऑफ द साइंस। जैसे कि एक प्रोग्राम से पहले आपने भी बताया कि बहुत बार बार पैड चेंज करना पड़ता है, तो या रात में आई एम एडिंग टू इट, नहीं सो पाऊंगी, हर 2-2 घंटे उठ के जाना पड़ता है कि पैड बदल दे, नहीं तो बेडशीट पूरा गीला हो रही है, या ऐसे बहुत ज्यादा दर्द है और बड़े बड़े क्लॉट है, तो जरूर आप डॉक्टर के पास जाइएगा और दे विल एग्जामिन यू एंड टेल यू इफ देयर इज अ प्रॉब्लम। अगर ब्लीडिंग कम है तो ज्यादातर प्रॉब्लम नहीं है यंग गर्ल्स में, पर हाँ जरा थायराइड, प्रोलैक्टिन, कुछ हार्मोन की टेस्ट करके देखना चाहिए कि ये नॉर्मल है या नहीं। अगर वो सब टेस्ट नॉर्मल है और अल्ट्रासाउंड में जो एंडोमेट्रियल लाइनिंग बोलता है, जो यूट्रस के अंदर का लाइनिंग का थिकनेस भी नॉर्मल है, तो उसके बारे में फिक्र करने की जरूरत नहीं है, शायद वो आपके बॉडी के पैटर्न है। पर ब्लीडिंग की क्वांटिटी, ज्यादा ब्लीडिंग होने से दर्द हो सकता है, यूजुअली कम ब्लीडिंग के साथ that is just the normal spasmodic pain, शायद वो सिग्निफिकेंट नहीं है और उतना सीरियसली नहीं लेना चाहिए। पर हाँ, खून बहना बहुत कम है तो जरूर डॉक्टर के पास जाना, कुछ हार्मोनल टेस्ट करना है और अल्ट्रासाउंड भी करके देखना है। अगर वो सब नॉर्मल है तो बेफिक्र रहिएगा, प्लीज बी रीअश्योर्ड, देयर इज नो नीड टू वरी अबाउट। थैंक यू डॉक्टर लिली। तो कई सारी सिचुएशन हो सकती है, जैसे डॉक्टर लिली ने कहा कि पीरियड का जो ब्लड है वो पानी की तरह पतला होना चाहिए, थोड़े बहुत थक्के खून के आना नॉर्मल है, थोड़े थोड़े छोटे छोटे, लेकिन अगर वो 50 पैसे के सिक्के, 1 रुपए के सिक्के जितने बड़े बड़े थक्के हों तो आपको एक बार डॉक्टर को दिखा लेना चाहिए, बता देना चाहिए। दूसरा, अगर फ्लो बहुत ही कम है और आप पूरे दिन में एक ही पैड बदल रहे हैं, या बहुत ज्यादा है, हर 1-2 घंटे में पैड बदल रहे हैं, तो ऐसी सिचुएशन में थके या ना थके आपको एक बार दिखा लेना चाहिए। आमतौर पे 4 से 5 घंटे में एक पैड बदलने को नॉर्मल माना जाता है। अगर आपको 1-2 घंटे में या पूरे दिन में आपको नहीं कुछ भी बदलना पड़ रहा है तो आपको ये सारी चीजों को डॉक्टर को दिखा लेना चाहिए। शकीला, आपका सवाल पूछिए। शकीला आप, हाँ पूछिए जी। अभी आवाज आ रही है ना? हाँ जी। तो मेरा ना 2 सवाल था। एक तो कि जब मैं पीरियड होती हूँ ना तो हर मंथ मेरा 2 से 3 दिन डिले होता ही है, ये कंपलसरी है। और जो पेट का दर्द है वो नॉर्मली मुझे 2 दिन में खत्म, 2 दिन तो होती है, काफी हैवी रहता है वो दर्द, लेकिन खत्म हो जाती है पैर के साथ साथ। लेकिन दर्द के साथ साथ जो मुझे है ना पैरों में दर्द करना, वोमिटिंग आना, फीवर आना, तो ये नॉर्मल है या फिर इनके लिए हमें डॉक्टर से दिखाना पड़ेगा? और वो 2-3 दिन जब हम डिले हो जाते हैं उनके लिए। ओके, पीरियड्स नॉर्मली 1-2 दिन डिले, हर महीना अगर 1-2 दिन का डिले है तो वो तो नॉर्मल पैटर्न है। जैसे कि एक रेंज ऑफ डेज है, जैसे कि 21 और 35 डेज के बीच में, पर हर किसी को एक बॉडी का पैटर्न होते हैं। यूजुअली उसका पीरियड्स में, जैसे कि 1 महीना 21 डेज में हो जाए, दूसरे महीने 45 डेज में हो गए, more than 10 days difference is not normal.
ओके, वो तो हार्मोनल डिस्फंक्शन से होते हैं। ओके, अगर आप जो बोल रहे हैं कि जैसे कि पेन रेडिएट हो जाता है पाँव तक और उल्टी हो जाता है, एक हार्मोन प्रोस्टाग्लैंडिन बोल के एक एंजाइम सिक्रीट हो जाता है मेंसेस के टाइम पे। सो बहुत सारी लड़कियों को जुलाब होता है, थोड़ी बहुत वॉमिटिंग की जैसे हो जाते हैं, और वो 1-2 दिन के अंदर ये सब तो ठीक हो ही जाएंगे। पर अगर दर्द बहुत सीवियर है, अगर वॉमिटिंग या पेट में दर्द बहुत ज्यादा है और बहुत रेडिएशन में, बिकॉज सब तो नर्व्स के कनेक्शंस की जैसे इनर थाइज, लोअर बैक और लोअर पेट में दर्द होना, अगर बहुत द मेन इम्पोर्टेंट थिंग इज क्वालिटी ऑफ लाइफ। अगर आप रोजे काम नहीं कर सकते हैं तो या आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ में अफेक्ट हो रही है तो, या पेन बहुत ज्यादा इट इज वर्सनिंग, प्लीज गो सी द डॉक्टर, यू नीड टू बी एग्जामिन्ड। थैंक यू डॉक्टर लिली। शकीला, होप करती हूँ कि आपको सारा बात समझ आ गई क्लियरली। हाँ अगला मैम, सवाल मैं एक आ गए, क्योंकि मेरा हर मंथ में होता है, 2-3 दिन डिले होता है, और वॉमिटिंग और फीवर तो नॉर्मल है, लेकिन 2 दिन के बाद ठीक हो जाता है, नॉर्मली ठीक हो जाता है फिर। डोंट वरी। तो फिर चिंता की कोई बात नहीं। बहुत अच्छे, थैंक यू। एक सवाल डॉक्टर लिली जो मैंने पहले नोट किया था वो ये था कि वेट का पीरियड पेन से कोई लिंक है क्या? क्या ही माना जाता है कि जो लोग का वेट थोड़ा ओवर वेट है उनको तेज पीरियड पेन होना नॉर्मल है? क्या ये नॉर्मल माना जाएगा? नो, पर एक बात मैं कहना चाहती हूँ कि एक्सेसिव वेट किसी भी तरीके से किसी भी हेल्थ कंडीशन के लिए अच्छी नहीं है, पर इससे स्पेशली पीरियड का पेन में कुछ कनेक्शन नहीं है। पर डेफिनेटली वेट अगर ज्यादा है, ओबेसिटी ज्यादा है, तो पीरियड इरेगुलर होना कनेक्शन है जरूर। ओके, सो पीसीओडी वाले जिसको पीसीओडी प्रॉब्लम है, वेट ज्यादा होते हैं, वेट बढ़ने व्हाट यू से वेट गेन होना बहुत आसान है, और वेट बढ़ने से पीसीओडी वाला प्रॉब्लम ज्यादा होता है। ये तो चिकन और एग प्रॉब्लम के जैसे होते हैं। पीसीओडी से वेट बढ़ता है, पर वेट बढ़ने से पीसीओडी वाला प्रॉब्लम भी ज्यादा होता है। तो हमारे काबू में क्या है? हम पीसीओडी वाले प्रॉब्लम, ये तो बहुत अलग सी टॉपिक है, पर हाँ, हमारे वेट तो हम कंट्रोल कर सकते हैं। खाना पीना तो हम गौर करना चाहिए, और उसके साथ साथ एक्सरसाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, मुझे ये बात भी बोलनी है कि अगर हर लड़की एक एक्टिव लाइफस्टाइल अडॉप्ट किया जाए और एक्सरसाइज करेंगे और पीरियड के दिन में भी वॉकिंग कर सकते हैं, तो ये पीरियड का पेन भी बहुत कम हो सकते हैं महसूस। अब तुम्हारा फोकस उसके ऊपर भी कम हो जाएंगे और दर्द भी कम हो जाएंगे। सो इट्स इम्पोर्टेंट टू मेंटेन एन एक्टिव लाइफस्टाइल, टू एक्सरसाइज रेगुलरली। उससे डिप्रेशन, वेट गेन सब कम हो जाएंगे, और पीरियड का दर्द भी कम हो जाएंगे, कम महसूस भी हो जाएंगे। थैंक यू डॉक्टर लिली। इंडीड, तो वेट का डायरेक्टली कोई लिंक नहीं है कि अगर आप हैवी वेट है तो आपको पीरियड पेन तेज होगा ही होगा, ऐसा कोई लिंक नहीं है। लेकिन अगर वेट है तो उससे पीसीओएस और पीसीओडी में तकलीफ बढ़ सकती है। तो वो जैसे बोलते हैं ना, अगर वेट ज्यादा है तो पीसीएस हो जाता है, पीसीएस है तो वेट हो सकता है, तो आपस में वो लिंक हो जाता है। तो अगर हम एक हेल्दी लाइफस्टाइल जिए तो पीरियड क्या, हमारे जितने भी हमारे बॉडी के फंक्शंस है वो बेटर रहेंगे। तो अच्छा खाना, एक्सरसाइज करना जरूरी है। और अगर आपको पीरियड पेन हो रहा है तो इन चीजों के बारे में आप ध्यान दे सकते हैं। लेकिन ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आप अगर वे ओवर वेट हैं तो आपको पीरियड पेन तेज होगा ही होगा, वो डायरेक्ट लिंक नहीं है। लेकिन एक अच्छा लाइफस्टाइल जीना हमारे पीरियड से जुड़ी कुछ तकलीफों को कम कर सकता है। आखिरी कुछ 3 या 4 सवाल मैं और लूंगी। पूजा, आपका क्या सवाल है? जी मैम, पूछिए। बोल रहे थे मैम कि क्या कि जैसे कि डॉक्टर के पास गए थे, मतलब आंख का घेरा होता है ना, काला हो जाता है मेरा, तो हम डॉक्टर के पास गए थे तो बोलने के लिए कि आंख का घेरा का होता है, तो बोले मेंस के गड़बड़ी के कारण होता है। ऐसा सही है क्या? डॉक्टर लिली, शी हैज डार्क आईज।
dark circles under her eyes. She went to the doctor to check and she said that it could be linked to her periods. Is that possible? तो ज्यादातर डार्क सर्कल्स होते हैं, एक तो जेनेटिक होता है, फिर हमारे अगर हम ठीक से नहीं सो रहे रात को, वो सब तो डार्क सर्कल्स हो ही जाता है। डायरेक्ट लिंक तो मेंसेस से नहीं है डेफिनेटली, पर हाँ हम कुछ हॉर्मोन्स ले रहे हैं तो ऐसे ब्लैक स्पॉट्स ज्यादा आ सकते हैं ईस्ट्रोजन वाले मेडिसिन से। दैट इज ऑल्सो जेनेटिक ससेप्टेबिलिटी। हर किसी को नहीं होता है, पर किसी एक को ऐसे होता है कि ब्लैक स्पॉट्स कैन कम ऑन द फेस ड्यू टू हॉर्मोन्स, पर पीरियड से कोई लिंक नहीं है ये डार्क आइज होने की वजह, वो डार्क सर्कल्स होने की वजह तो पीरियड्स तो नहीं। ठीक है पूजा। कॉस्मेटिक प्रॉब्लम एंड स्लीप प्रॉब्लम। पूजा, तो ये सवाल डॉक्टर लिली ने कहा कि ये स्ट्रेस, टेंशन से नींद पूरे ना होना या बॉडी में कोई हार्मोन का इम्बैलेंस हो, इन कारणों से होता है। पीरियड से इनका कोई डायरेक्ट लिंक नहीं है। हाँ, अगर आपने कोई दवाई शुरू की है जो मेंसेस की तकलीफ के लिए है, उसका कोई उसकी वजह से अगर हार्मोन इम्बैलेंस हो तो हो सकता है, लेकिन अगर आप ऐसी दवाई पे नहीं थी तो पीरियड का कोई डायरेक्ट लिंक नहीं है। आपको इस बारे में दूसरी राय लेनी चाहिए। ठीक है शफीका, शफीका आपका सवाल पूछिए। थैंक यू आरती मैम। हेलो डॉक्टर, आई एम इन माय 30s और मेरा ये क्वेश्चन है कि यूजुअली आई वाज गेटिंग माय पीरियड साइकिल बिफोर 10 days, but since last 6 months what I have been observing that again there is a new pattern, like I'm getting in 1 month my periods are 2 days early and other month it is 7 or 10 days early. Second thing, again the flow of bleeding is also very less, getting less. So is it normal to get such kind of things in 30s? Like we usually yeah. Okay, Yes, so ma'am. one thing I'd like to tell you is you have to go and get yourself examined, because it sounds like your eggs are not releasing regularly from the ovary. You have some amount of what we call anovulation. जो अंडे ठीक टाइम पे नहीं निकल रहे हैं। तो I would also like to tell you that very scanty bleeding is not normal. तो कुछ हार्मोन की टेस्ट करके देखना चाहिए कि ओवरी टाइम से पहले तो it's not exhausted या कुछ हार्मोन का कमी तो नहीं हो रही है, बिकॉज ईस्ट्रोजन तो नॉर्मली 45-47 ईयर्स तक रहना चाहिए बिकॉज ऑफ ओव्यूलेशन। किसी एक को ओवरी बहुत जल्दी फेल हो जाता है, तो इसका कई दूसरे टेस्ट होते हैं, तो आप प्लीज डॉक्टर के पास जाइएगा एंड देन दे विल टेल यू। इट साउंड्स लाइक अ हार्मोनल डिसफंक्शन। So I hope that answers your question, Shafika. And for all people, I would like to advise all of you take this opportunity, because बहुत सारी छोटी लड़कियां हैं, औरतें हैं जो 30s में है। So I would like to take this opportunity to tell all of you, please maintain an active lifestyle, exercise regularly. कुछ टाइम अपने आप के लिए अलग करके रख दिया जाए, जैसे कि सुबह कुछ योगा कर लो 5-10 मिनट। हाँ, जरूरी नहीं है कि एक्सरसाइज करने के लिए जिम जाए, स्टेप्स ले लो। डोंट ईट अननेसेसरली, कंट्रोल योर वेट, बिकॉज आजकल ओबेसिटी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो गई है और इनडायरेक्ट कनेक्शंस है पीरियड के साथ। So avoid weight gain, excessive weight gain, maintain a healthy lifestyle, बहुत सारे problems कम हो जाएंगे। फिर रात भर जागे रहना भी अच्छा नहीं है, ठीक है? तो रात को सोने के लिए होते हैं, दिन भर जागे रहना अच्छा होता है बॉडी के लिए, बॉडी के रिदम के लिए और हार्मोनल आउटपुट के लिए। Ma'am, one more question. Yes, Shafika. Like if you don't get any pain, so is there any possibility that you are having any disease if you are not getting pain, or a change of the color in bleeding also? Some people don't have pain, some people have mild pain, some people have more pain. It's also हर किसी का perception of pain अलग होते हैं, ना? So that's not a problem. Not having pain is not a problem. पर जिस किसी को पहले पेन्स नहीं होती थी और बाद में periods is becoming more and more painful, definitely there is a problem there. Those people have to go and get examined by the doctor. Okay, thank you, ma'am.
तो ये बात भी टेंशन आ गई सबको कि हमें तो कोई दर्द ही नहीं होता, तो हो सकता है हमें ही कोई प्रॉब्लम हो। ऐसा नहीं है, अगर आपको दर्द नहीं होता है तो आप उन लकी लोगों में से हैं। खुश रहिए और अपने पीरियड्स को एंजॉय करिए। ऑल राइट, वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम बिमला। आपका क्या सवाल है? बिमला, आप अपने आप को अनम्यूट करके बोलें। शायद बिमला का अनम्यूट नहीं हो पा रहा है। नम्रता, आपका कोई सवाल था क्या? किसी और का कोई सवाल है जो वो पूछना चाहते हैं? अपना हाथ हटाएं, उठाएं। मैं सबको हेलो। दोबारा बोलना चाहूंगी कि ये एक सेफ स्पेस है, तो आप बेझिझक अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं बिना किसी हेजिटेशन के। एक बहुत ही अच्छा सवाल आया डॉक्टर लिली, पीरियड के टाइम पे पिंपल्स क्यों होते हैं? वो सब तो हार्मोनल इम्बैलेंस ही, बिकॉज ड्यूरिंग द पीरियड क्या होता है कि ईस्ट्रोजन विड्रॉ हो जाता है बॉडी से, और नया एग बनाने में और 3-4 दिन इट बिकम्स डोमिनेंट। तो वो ईस्ट्रोजन की कमी में क्या होता है, किसी एक को वो सिबोरिक डर्मेटाइटिस, सिबोरिया होता है, तो स्किन में ऑयल ग्लैंड्स बहुत ज्यादा होता है। तो सम पीपल हैव अ टेंडेंसी नोज के ऊपर पिंपल आना, किसी एक को चीक के ऊपर 1 या 2 पिंपल है, कुछ लोकल ट्रीटमेंट तो लीजिएगा, फेस वॉश कीजिएगा, कीप योर स्किन वेल मॉइस्चराइज्ड, use some pimple cream during that time. There are some creams like clindamycin cream, all that will help. But हाँ, किसी को वो टेंडेंसी होता है, don't worry about it. 1 या 2 पिंपल तो it's all right. It's a sign of youthfulness. It's all right. तो आप लोग को ये जानना जरूरी है कि पीरियड्स हमारे शरीर में आते कैसे हैं। हमारे शरीर में केमिकल्स होते हैं, इनको हार्मोन्स बोला जाता है। उसी से हमारे शरीर में बदलाव आते हैं, उसी से हमारे शरीर में माहवारी शुरू होती है, पीरियड शुरू होते हैं, उसी से हमारे शरीर में बच्चा पैदा करने की क्षमता आती है, कैपेबिलिटी आती है। तो वो जो चारा जो प्रोसेस का जो चक्कर है वो केमिकल से शुरू होता है, जिनका नाम होता है हार्मोन्स। ये हार्मोन्स मजेदार चीजें भी करते हैं, कुछ इरिटेटिंग यानी इरिटेट करने वाली चीजें भी करते हैं, और उनमें से कुछ चीजें हैं पिंपल्स। पर इस जैसे कि डॉक्टर लिली ने कहा, अगर हार्मोन आपके शरीर में काम कर रहे हैं तो इसका मतलब है आप बड़े हो रहे हैं, जवान हो रहे हैं, आपका शरीर सही काम कर रहा है। तो जो एक आध पिंपल आता है उसको थोड़ा सेलिब्रेट करिए, उसकी पार्टी मनाइए। लेकिन अगर पिंपल बहुत ज्यादा है तो अपने स्किन को साफ रखिए। कुछ मेडिसिन आती हैं, क्रीम आते हैं जिनको आप लगा सकते हैं। पर 1 या 2 पिंपल तो यार पार्टी करने की बात है, टेंशन लेने की बात नहीं है। ठीक है। और अक्सर बहुत सारे लोग पीरियड्स आने को, पिंपल्स आने को, शरीर में बदलाव को बहुत बुरी तरीके से देखते हैं कि क्या झमेला है। झमेला नहीं है, आपका शरीर उसी तरीके से काम कर रहा है जैसे उसको करना चाहिए। कभी कभी थोड़ा लेफ्ट राइट टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है, उसके बारे में हम आज बात कर रहे हैं, और सब चीजों का इलाज है, बस पूछने की और जानकारी लेने की देर है। बिमला, आप क्या अपने आप को अनम्यूट कर पा रहे हैं? हमारा आज का आखिरी सवाल हम लेंगे बिमला से। हाँ जी, ड्यूरिंग ओवुलेशन दर्द क्यों होता है? ओके, ओवुलेशन दर्द क्यों होता है? वेरी अच्छे से सवाल है ये। जो हर महीने के बीच में मेंसेस का गिनती तो होते हैं, जैसे कि आरती ने बताया था कि पहले दिन से, मेंसेस के ब्लीडिंग के पहले दिन से, जब मेंसेस के 10वां दिन और 15वां दिन के बीच में अंडे की थैली में से राइट या लेफ्ट से एक अंडा बड़ा हो जाता है और निकल जाता है। जब निकल जाता है, ओवरी के ऊपरी भाग में, सरफेस में जब फट जाता है, इट ओपन्स अप और एग रिलीज होता है, जिसमें यूट्रस का ट्यूब पिकअप कर सकते हैं। सो पर ये रिलीज करने के टाइम में देयर विल बी सम ब्लीडिंग, थोड़ी बहुत ब्लीडिंग होता है, वो पेट के अंदर गिर जाता है। किसी एक को ब्लीडिंग पीरियड के लाइट ब्लीडिंग के जैसे यूट्रस से भी महसूस हो जाते हैं, उसको बोलते हैं इंटरमेंस्ट्रुअल और ओव्यूलेटरी ब्लीडिंग। तो इसीलिए एक खून की वजह से 1 या 2 दिन के लिए सीवियर पेन होता है। एक दिन, यूजुअली विद इन 1 डे, फ्यू आवर्स, वो तो कम हो ही जाता है। और यूजुअली होते हैं कि 10 और 15 दिन के बीच में। There's no need to worry about it. It is bleeding from the raw surface of the ovary. And वो
तो कुछ केमिकल्स रिलीज हो जाता है, इसी की वजह से ऐसे होते हैं, कुछ फिक्र करने की जरूरत नहीं है उसके बारे में। इट्स अ और एक टेम्पररी क्वेश्चन, पेन। और दूसरा क्वेश्चन ये है, Yes, पीरियड बंद होने का एज क्या है? एज क्या है? नॉर्मली इंडियंस में 45 और 50 या 52 के अंदर, उम्र के अंदर होनी चाहिए नेचुरल मेनोपॉज। अगर 45 इयर्स के पहले है तो ये तो बोलते हैं अर्ली मेनोपॉज, और 40 इयर्स से पहले है तो ये तो प्रीमेच्योर मेनोपॉज है। उससे बहुत सारे साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं बॉडी में। ऐसे नहीं कि आप डॉक्टर के पास जाए, फाइब्रॉइड को कुछ यूट्रस हटा दिया और उससे तो मेंसेस मेनोपॉज नहीं है माना जाता है। दो बाहर में यूट्रस निकाल दिया गया है, इसीलिए मेंसेस तो नहीं दिख रही है, पर अंडे की थैले की खान से ओवरी से लिंक है द हार्मोनल फंक्शन, यूट्रस से लिंक्ड नहीं है। तो जब तक ओवरी काम करेंगे, नॉर्मल एज ऑफ ओवेरियन फंक्शन 45 to 52 इयर्स तक है। अगर यूट्रस है बॉडी में तो that will reflect as menstrual function. यूट्रस नहीं है तो सिर्फ ब्लड टेस्ट से मालूम होगा कि ओवेरियन फंक्शन बंद हो गई है या नहीं। So normal age of menopause is 45 to 52. और एक Average around 47. क्यों ओवरफ्लो क्यों होता है? एक्सेस जब विद इन 50-52 ओवरफ्लो मैंने एक्सेस क्यों होता है? पीरियड Excess bleeding. हाँ, Excess During bleeding बहुत near सारे menopause. near menopause usually that's because of hormonal dysfunction, but बहुत सारी चीजें, different diseases can be there. You will have to see a doctor if there is excess bleeding around menopause, including certain cancers can occur. So please go see your doctor. थैंक यू। No need to be afraid about it, but please go and see. Usually most of the common reasons बहुत simple होते हैं जिससे इलाज कर सकते हैं, पर ऐसे तो you cannot ignore it. लापरवाही तो नहीं करना चाहिए सुमन। Thank you, Vimla. Thank you, Dr. Lily. One more question, Dr. Lily, which I'm asking on behalf of everybody. बहुत से लोग ये सवाल पूछते हैं कि बहुत बार जब डॉक्टर के पास जाते हैं, गायनोकोलॉजिस्ट के पास, तो PCOS, PCOD हो गया, पीरियड्स, हार्मोनल इश्यूज हो गए, तो उनको जो गोलियां दी जाती हैं वो कॉन्ट्रासेप्शन यानी निरोध वाली गोलियां होती हैं, और उससे उनको बड़ा शौक लगता है कि हम तो नहीं है, हमारा तो सेक्स नहीं है, हमारे तो बच्चे कुछ भी नहीं है, और डॉक्टर हमको निरोध की गोली पे, कॉन्ट्रासेप्शन की गोली पे डाल रहे हैं, ऐसा कैसे कर सकते हैं? तो ऐसा क्यों होता है कि बहुत सारी चीजों के इलाज निरोध की या कॉन्ट्रासेप्शन की गोलियों से होता है? ये सवाल बहुत लोग सोचते हैं, और इससे शर्म भी जुड़ी होती है, उनसे शर्म भी होती है। Very good question. So one thing is ये मालूम हो जाता है, कॉमनली मालूम हो जाता है कि एक कॉन्ट्रासेप्टिव गोली है, पर कॉन्ट्रासेप्शन तो सिर्फ एक यूज है इस गोली का। फ्रॉम पिंपल्स टू एनीमिया टू एंडोमेट्रियोसिस टू PCOD, सब कुछ के लिए ये जो पीरियड्स होते हैं बॉडी में हार्मोन्स की वजह से होते हैं, और हार्मोन की मैनिपुलेशन से ही ये ट्रीट कर सकते हैं। सच में ये गोलियां जो कॉन्ट्रासेप्टिव गोलियां बोलते हैं सिर्फ कॉन्ट्रासेप्शन के लिए नहीं है, इट इज जस्ट वन ऑफ द स्मॉल यूजेस। ओके, बहुत अलग सी यूजेस है। इट इज मिसफॉर्च्यून दैट सिर्फ इस नाम से मालूम होता है, सेल होता है, but the tablets are hormonal pills which both सब यूट्रस के सब प्रॉब्लम्स हार्मोनल होते हैं क्योंकि ये हार्मोनल ऑर्गन है। ओवरीज के सब प्रॉब्लम हार्मोनल प्रॉब्लम्स होते हैं क्योंकि दिस इज अ हार्मोनल ऑर्गन। तो इसीलिए हार्मोनल मैनिपुलेशन से ही ज्यादा ट्रीटमेंट होते हैं गायनोकोलॉजी के डिपार्टमेंट में, और अलग अलग तरीके से ये टैबलेट देने पड़ते हैं, जिसके एक तो कॉन्ट्रासेप्शन के लिए, कॉन्ट्रासेप्शन नहीं चाहिए तो अलग सी गोलियां होते हैं। वो ज्यादातर कॉन्ट्रासेप्टिव गोलियां देने इजी होते हैं बिकॉज टू एक्सप्लेन इट इज मच इजियर, और बहुत सारे एडवांटेजेस है गोलियां लेने से। ऐसे नहीं है कि हाँ कॉन्ट्रासेप्टिव हार्मोन्स खाने से कैंसर होते हैं, ऐसे किसी को भी कैंसर नहीं होते। जिसको बॉडी में कैंसर की ससेप्टेबिलिटी हो,
या फैमिली में ससेप्टेबिलिटी हो, या आजकल बहुत सब कुछ चीजें, एनवायरमेंटल चीजें तो मिलावटी है, हार्मोनल डिसरप्टर्स है, उसी से हो रही है। ये हार्मोन की गोली से नहीं होता है, एनवायरमेंटल बहुत ज्यादा कॉजेस है जिससे हार्मोनल डिसरप्टर्स या हार्मोन्स है और कंटामिनेंट्स है, हार्मोनल डिसरप्टर्स है जिसकी वजह से सब हो रहे हैं। Contraceptive pills are not only for contraception, they have many uses, and yeah, I know you feel awkward and embarrassed about it, तो इसका जानकारी तो सब लोग को होनी चाहिए। सिर्फ कॉन्ट्रासेप्टिव पिल सिर्फ कॉन्ट्रासेप्शन के लिए नहीं है, बहुत सारी बीमारियों को भी यूज कर सकते हैं। थैंक यू डॉक्टर लिली। Reducing heavy periods and period pain। थैंक यू डॉक्टर लिली। तो आज ये दूसरी बहुत बड़ी जानकारी आज की जो है कि जब हमारी माहवारी, जैसे मैंने अभी आपको बोला कि हार्मोन्स की वजह से शुरू होती है, हमारी बॉडी के जितने भी ये प्रोसेस हैं ये हार्मोन्स की वजह से हो रहे हैं। तो जब कोई तकलीफ होगी तो हार्मोन्स की गोलियां देनी पड़ेंगी ताकि वो हार्मोन्स को संभाल सके। हार्मोन्स की गोली का एक काम होता है निरोध या कॉन्ट्रासेप्शन, लेकिन चूंकि हम उनको उस जानने लगे हैं तो सबको लगा कि अरे ये तो निरोध की गोली खा रही है, अरे ये तो निरोध की नहीं, वो निरोध की गोली नहीं है, वो हार्मोन की गोली है जिसका एक काम है निरोध या कॉन्ट्रासेप्शन। अब जो शर्म आती है हम सबको, वो इसलिए आती है क्योंकि हम लोग भी यही सोचते हैं कि हम तो निरोध की गोली खा रहे हैं, लोग क्या सोचेंगे। तो आज इस सेशन में आप जानकारी लेके जा रहे हो कि वो हार्मोन की गोली होती है, और अगर आपको डॉक्टर दे रहे हैं तो वो हार्मोन के लिए दे रहे हैं। तो अगर कोई आपको शर्मिंदा महसूस करने की कोशिश करे तो आज जो सीखा है सब बता दीजिएगा और बोलिएगा कि डॉक्टर लिली ने बताया है, तो अपनी जानकारी अपने पास रखिए, ठीक है ना, कोई शर्माएगा नहीं। अगर और उसको निरोध की गोली बोलना बंद कर दीजिए, हार्मोन की गोली बोलिए, उस गोली के नाम से बुलाइए। आज का आखिरी सवाल कृष्णा भील से लेते हैं और उसके बाद मैं ये सेशन रैप अप करना चाहूंगी। मुझे मालूम है आप लोगों के पास बहुत से सवाल हैं, लेकिन सभी का समय सीमित है। डॉक्टर लिली भी बिजी डॉक्टर हैं, उनके और भी पेशेंट्स भी होंगे। अगर आपके फिर भी कोई सवाल हैं तो आप हमें चैट पे लिख के दे दीजिए, या लव मैटर्स बातें अनलॉक्ड या निवारणा के इंस्टाग्राम पेज पे जाके हमारे इनबॉक्स पे वो सवाल भेज दीजिए। हमारी टीम्स आपके सवाल का जवाब आप तक जरूर पहुंचाएंगी। आज का लेकिन आखिरी सवाल मैं कृष्णा जी से लेना चाहती हूँ। कृष्णा, आपका सवाल। कृष्णा भील, आप? हाँ, नमस्ते मैम। नमस्ते। जी, तो मैं जिस पुराने ऑर्गेनाइजेशन में काम करता था, लक्ष्मी मूर्ति मैम, जिन्होंने मेंस्ट्रुएशन पे काम किया है, मतलब पीएचडी किया उन्होंने उस पर, और वो मतलब पूरे वर्ल्ड में उन्होंने इस पर वो सेशन लिया है, खूब सारे सेशन लिए हैं। तो हाल ही में जब हम काम कर रहे थे इनके ऊपर, केस स्टडी पे काम कर रहे थे, तब मैंने सुना था कि कुछ अदर जेंडर्स भी होते हैं ना, जैसे ट्रांस पुरुष हो गए या कुछ अलग पहचान के व्यक्ति, उनको भी मेंस्ट्रुएशन होता है, उनको भी महामारी होती है। तो क्या ये सच है? मतलब ओके, पैदाइशी बहुत स्मॉल परसेंटेज होते हैं जो ट्रांस होते हैं, बहुत छोटे, बहुत ही मिनिस्क्यूल परसेंटेज। मैं एक टर्शरी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रही हूँ जिसमें बहुत ज्यादा ये सब इंडिया की सब जगह से आते हैं ऐसे लोग, वेरी 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 स्मॉल परसेंटेज। ओके, ये आजकल की कॉमन नरेटिव हो गया, वैसे तो है नहीं। ओके, और उसको आप जो बोल रहे हैं जो पीरियड्स होते हैं, that is in usually only periods can occur जिसमें यूट्रस है, और बहुत सारे ऐसे है कि XY hormones होते हुए भी there's a small percentage of people who can look like girls। वो बहुत कम एंड्रोजन इंसेंसिटिविटी बोलते हैं, पर उसको पीरियड्स नहीं होते। जिसको यूट्रस है उसी को पीरियड होता है। जो आज डिसाइड कर लेंगे कि हाँ मैं लड़की हूँ, उसको जितना भी ऑपरेशन कर ले, जितना भी हार्मोन दे दे, पीरियड नहीं होगा। तो मैं सब लड़कियों से बोलना चाहिए कि एक गॉड का, भगवान का एक देन है, गुण है मेंस्ट्रुएशन, जिससे आप माँ बन सकते हैं। यू कैन नर्चर लाइफ।
जिसको यूट्रस नहीं है, पीरियड्स नहीं होते। ऐसे भी 5000 में एक लड़के होते हैं जो पूरी तरीके से नॉर्मल है, पर यूट्रस तो पैदाइशी नहीं होते। इसको MRKH सिंड्रोम बोलते हैं, अलग सी प्रॉब्लम है। वैसे लड़कियों को बहुत सारी मुश्किलें हैं, वो पूरे तरीके से लड़के होते हैं, पर यूट्रस पैदाइशी नहीं होता है 5000 4000 में। पर जो ट्रांस मेन होते हैं वो उसका परसेंटेज और भी बहुत कम है, and that's very very rare. So men को usually periods नहीं होता है, जिसको यूट्रस नहीं है periods नहीं होता है, बस end of the conversation. क्योंकि अगर जितना भी हार्मोन दे दे बाहरी से, जितना भी हम बदलना चाहते हैं, उसको पीरियड नहीं है। जी थैंक यू मैम। थैंक यू डॉक्टर लिली। आपने बहुत पेशेंटली हमारे बहुत सारे सवालों के जवाब दिए। सवाल खत्म नहीं हुए हैं और वो खत्म नहीं भी होंगे, पर चूंकि समय अब हमारा 1 घंटे का सेशन था जो 2 घंटे चल गया है, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स सो मच फ्रॉम आवर हार्ट। आई लर्न सो मेनी थिंग्स डिस्पाइट वर्किंग इन द फील्ड फॉर सो लॉन्ग। सो आई एम वेरी श्योर दैट जितने भी लोग आज हमारे साथ जुड़े थे उनको कुछ ना कुछ नया सीखने को जरूर मिला होगा। इफ देयर इज एनीथिंग यू वांट टू से to sum up, to end the conversation today, please? I just like to thank you for taking the initiative, Aarti, Rachita, and thank you, Parth, who has been my student also. It was lovely connecting up with everybody, and I'm very glad to know you all have such a wide reach. It is simple questions and questions that worry young girls, that needs to be addressed on a public forum like this. I'm glad that this is a place where there is no hang-ups, no hitches. It's easy to talk. Thank you for having me. I loved this session. I enjoyed it. And thank you very much for having me here. God bless. And may your work increase. Thank you. Thank you so much. Thank you, Aarti. Thank you, Parth. Thank you, Lily ma'am. And thank you, Dr. Sharda also. उन्होंने अपनी स्टोरी शेयर करी। आप सबको भी बहुत बहुत बड़ा थैंक्स। आई नो हमारा सेशन थोड़ा लंबा खिंच गया, बट जैसे कि डॉक्टर लिली ने कहा, ये सब क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं और इनका आंसर मिलना सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। मेरे कोलीग ध्रुव ने DM पे जो चैट है उसमें 3 इंस्टाग्राम हैंडल्स शेयर करे हैं। मैं सबको रिक्वेस्ट करूंगी कि वो उनको नोट कर लें, उनको फॉलो करें, और जो भी आपके क्वेश्चंस हैं, जो भी रेकरेंट क्वेश्चंस हैं, छोटे या बड़े, वो वहाँ पे शेयर करें। हमें बहुत बहुत अच्छा लगेगा अगर आप हमारे से रीच आउट करेंगे और इन क्वेश्चंस का जवाब मांगेंगे। विल बी मोर देन हैप्पी टू आंसर। और इसी के साथ मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी, एंड आई विल एंड द सेशन। Thank you so much, Aarti. Over to you again if you want to add something. आपने सारी जरूरी बातें कह दी है रचिता, बट आज के 3 मेन थिंग्स जो लर्निंग्स मैं चाहती हूँ कि सब लोग लेके जाएं समरी में। पीरियड पेन आज आपने सीखा है कि किस किस तरीके का होता है, लेकिन अगर आप अपनी जिंदगी नॉर्मली नहीं जी पा रहे हैं उसके वजह से, तो वो पेन डॉक्टर को दिखाना बहुत जरूरी है। नंबर 2, अगर आपको डॉक्टर बोलते हैं कि शादी के बाद सब ठीक हो जाएगा, तो बात वहां नहीं रोकनी है। आज इतनी जानकारी ली है, उसका इस्तेमाल करना है और डॉक्टर से रिक्वेस्ट करना है कि शादी की बात शादी के बाद देखी जाएगी, मुझे अपनी जिंदगी अभी अच्छी चाहिए। तो हक से मांगना है, लड़के लेना है। और तीसरी चीज, आज जितनी जानकारी ली है उसकी वजह से जो ताकत आई है कि ये निरोध की गोली नहीं है, या हार्मोन की गोली है, ये शर्म झिझक को तोड़ना है, और वो सिर्फ जानकारी लेने से टूट सकती है। तो आज अगर डॉक्टर लिली और मैंने आपके पास तक ये 3 बातें पहुंचा दी, तो आज का हमारा सेशन सफल रहा। और एंडोमेट्रियोसिस के बारे में तो आप अब एक्सपर्ट हो गए हैं, तो उसके बारे में अपनी सोसाइटी में सबको जरूर बताइएगा। तो उसी के साथ थैंक यू डॉक्टर लिली, थैंक यू रचिता, थैंक यू ध्रुव, पार्थ और सभी लोगों ने जिन्होंने आज खुल के हिस्सा लिया। थैंक यू, हैव अ गुड वीकेंड। और किससे पूछे कौन सिखाए कि अगले सेशन पे आपसे जरूर मिलेंगे। किस टॉपिक पे बात करनी चाहिए उसके सजेशंस हमारे इंस्टाग्राम इनबॉक्स पे जरूर भेजिएगा। थैंक यू, गुड इवनिंग, बाय बाय। थैंक यू।